तो हम लोग शुरू करें। हाँ हाँ, शुरू कर सकते हैं हम लोग ना। तो जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं उन सभी का स्वागत है। आ, हम लोग चंपावत जिले में हैं जो कि उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत है। और चंपावत के बारे में कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं कि चंपावत जो कि सबसे छोटा जिला है उत्तराखंड का। तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा जब आप यहाँ आते हैं, तो हम अपनी कहानी यहीं से शुरू करते हैं। तो जब आप चंपावत आते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड जो कि एक देवभूमि है। हर तरफ मंदिरें, हर एक कोने पर, हर एक पहाड़ पर मंदिर की स्थापना है। मंदिर बने हुए हैं। और जब हम लोग चंपावत की बात करते हैं तो चंपावत में भी अलग अलग जगह पर मंदिर हैं। और जो हमारा चंपावत कस्बा है, ये चंपावत कस्बा भी अलग अलग मंदिरों जैसे क्रांतेश्वर, हिंगला देवी, मानेश्वर, इनसे घिरा हुआ है चंपावत कस्बा। और रंग कारवां, जो जिस के लिए हम लोग बात करने यहाँ पर को बैठे हैं, वो भी चंपावत में है, यानी उसके मुख्यालय में स्थित है। इसके अलावा चंपावत में अगर हम लोग थोड़ा सा भ्रमण पर निकलते हैं, घूमते हैं, तो हम लोग चंपावत में देखते हैं श्यामला ताल एक जगह, जो जैसे आप लोग को नैनीताल और भीमताल की जगह है जहाँ पर को हमें ताल देखने को मिलते हैं, तो ऐसे ही चंपावत में भी एक जगह है, चंपावत से थोड़ा दूर, वहाँ पर को श्यामला ताल करके जगह है। तो श्यामला ताल स्थित है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ इकहत्या नौला और ऐतिहासिक मंदिर बालेश्वर, नागनाथ, और इसके साथ साथ हमारे पास ऋखेश्वर मंदिर है। और अगर हम लोहाघाट की तरफ थोड़ा निकलते हैं तो लोहाघाट की तरफ निकलने पर हमें कोली डेक झील मिलती है, जहाँ पर को हम नौकायन कर सकते हैं। उसके बाद और आगे निकलने पर हमें बाणासुर का किला मिलता है। और अगर हम वापस चंपावत में ही एक ऐसी जगह घूमना चाहते हैं जहाँ से हमें बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दें, तो उसके लिए हम टी गार्डन जा सकते हैं और चंडाल कोट जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप और चंपावत को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और गांव में जाना चाहते हैं, तो अलग अलग गांव में अलग अलग मंदिर हैं जो अपनी अपनी चीज़ों के लिए फेमस हैं। जैसे चंपावत के अंदर एक देवीधुरा करके जगह है जो कि प्रसिद्ध बगवाल मेला के लिए बहुत यहाँ पर को माना जाता है उसे, कि चंपावत में ही स्थित है। और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि चंपावत के, जो हम लोग बात कर रहे थे कि गांवों के अंदर अलग अलग मंदिर हैं, तो ऐसे ही हम लोग अगर थोड़ा सा और लोहाघाट के और गांवों की तरफ जाते हैं चंपावत से थोड़ा दूर, तो हमें झूमादुरी मंदिर वहाँ हमें मिलता है। वहाँ की अलग अलग मान्यताएं हैं। और इसके साथ साथ अगर हम और प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो इसमें पूर्णागिरि का मंदिर भी हमारे पास है चंपावत में। तो चंपावत में कुल मिलाकर देखने लायक बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर को, जो कि क्योंकि एक पहाड़ी एरिया है तो इस तरीके से हमें जंगल, पशु पक्षी, जो कि जो पर्यावरण को बहुत पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी ये जगह है। जो धार्मिक और आध्यात्मिक चीजों में रुझान रखते हैं उनके लिए भी ये जगह है। और जो जानना चाहते हैं कि जो गांव है उनके कल्चर किस तरीके से हैं, उनकी संस्कृतियां किस तरीके से आपस में मिली जुली हैं, और संस्कृतियों में क्या खास बातें हैं, उस बारे में जो रुझान रखते हैं वो भी चंपावत में आकर उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर करने के साथ साथ चंपावत में हमारे पास यहाँ पर कोई एक और जगह है, वो है हमारा रंग कारवां। तो रंग कारवां की जरूरत क्यों पड़ी, मैं पंकज से एक पूछना चाहता हूँ कि पंकज, क्या आप इस पे थोड़ा सा बता सकते हैं रंग कारवां के बारे में? इसको शुरू कर सकते हैं। हाँ। तो मुझे इसका याद है। पहली बार जो वंदना है, रंग कारवा की फाउंडर, उनसे मैं पहली बार शायद कोविड के बाद, उस समय पे मैं हेजालो के साथ काम करता था, तब मैं उनसे मिला था। तो उस समय तो कुछ बात हुई थी कि हम लोग एक लर्निंग सेंटर शुरू करने की सोच रहे हैं चंपावत में बच्चों के लिए, ताकि हम SEL कहते हैं, जैसे सोशल इमोशनल लर्निंग, तो उस पर बेस्ड करिकुलम पे हम बच्चों के साथ काम कर सकें। मतलब ऐसा काफी होता है कि हम लोग एकेडमिक तो काफी ज्यादा व्याप्त है, काफी फैला हुआ है। लाइक आपको चंपावत में भी, चंपावत के जो एकेडमिक्स है वहां पर को भी वो सब मिल जाएगा। बाहर को तो काफी ज्यादा क्रेज है चंपावत से बाहर। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो मतलब स्कूलों पे नहीं सिखाई जा सकती।
तो उन्हीं चीजों को सिखाने के लिए एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था, रंगकारवा शुरू किया जाए सभी लोगों के साथ, चंपावत के यूथ के साथ खास तौर पे। तो वहीं से एक हम लोगों के साथ साझा किया वंदना ने। फिर उसके कुछ समय बाद मैं बीच पे गायब था। तो मेरा जब अगली बार मैं इंटरेक्ट हुआ वंदना से, तब तक रंगकारवा का प्रांगण लर्निंग सेंटर शुरू हो चुका था। जहाँ पर मैंने आके देखा कि वहाँ पर को काफी सारे बच्चे आते हैं शाम शाम को, और कुछ एजुकेटर्स हैं जो उन बच्चों के साथ काम करते हैं। एक महिमा नाम से एक थी, जो कि बच्चों के साथ सोशल इमोशन लर्निंग पे काम करती थी। लाइक अलग अलग स्किल्स पे, कैसे टीम वर्क किया जाता है, कैसे एम्पैथी बिल्ड की जाती है, कैसे जो संबंध आपस में जो बॉन्ड बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, कैसे रिलेशनशिप बिल्ड किए जाते हैं, कैसे कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उनके साथ डील की जाती है। ऐसे कुछ कुछ विषयों पे बच्चों के साथ काम करना, वो भी खूबसूरत तरीके से खेल खेल के माध्यम से, जिसपे कि बच्चों का रुझान भी आए। तो ऐसे ही सब शुरू हुआ था। तो जब मैं पहली बार आया था, तो मैं इंग्लिश क्लासेस के लिए आया था आई थिंक। तो मुझे लगा कि मुझे जरूरत है इंग्लिश सीखने की, तो मैंने वहाँ पर बात की वंदना से। तो हम लोगों का एक छोटा सा सर्कल बन गया जिसपे हम लोग साथ में बैठ के इंग्लिश सीखा करते थे। धीरे धीरे फिर मैं इंटरेक्ट हुआ वंदना से। मैंने थोड़ा सा रंगकारवा के बारे में जानने की कोशिश की। तो वंदना का हमेशा ये था कि हम लोग कुछ ऐसा अलग सा शुरू करें जो चंपावत में कमी है। तो ऐसे ही बातचीत करते हुए निकल के आए कि क्यों ना हम लोग बच्चों के साथ, यहाँ के युवाओं के साथ मिलके कुछ एक गैदरिंग करें, जिसपे कि एक ऐसा मंच क्रिएट करें, एक ऐसा स्पेस क्रिएट करें जहाँ पर को हर कोई खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। लाइक ऐसा ऐसा होता है कि हम लोग मतलब जो यूथ होते हैं वो वैसे तो काफी एक्सट्रोवर्ट होते हैं। लाइक वो लोग घूमते हैं फिरते हैं, काफी बातचीत करते हैं, इधर उधर मस्ती करते हैं। लेकिन वो जो है जिसपे आप अपने इंटरनल थॉट्स को हैं प्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने बिना कोई हिचक के, और जहाँ पर ऐसे लोग हों जो आपको बिना किसी टोकने के अलावा, या फिर ऐसे मतलब किसी बात पे पॉइंट आउट करने के बजाय आपको ध्यान से सुने, आपकी बातों को एनालाइज करें, कम से कम उपाय न दे तो सुने उसे ध्यान से। तो ऐसा स्पेस एक क्रिएट करने की जरूरत थी। और इसके अलावा थोड़ा सा हम एक इस तरह का भी कर रहे थे कि हम लोग अपनी कुछ हॉबीज जिनको हम अक्सर डेली लाइफ में ऐसे कहीं रखते नहीं है, रख नहीं पाते हैं, उसे भी हम खुल के एक मंच पे साझा करें। तो ऐसा मंच बनाने के लिए हम लोगों ने प्लान किया साथ में। उस टाइम पे भी मैं हैजालो के साथ सिर्फ पार्ट टाइम जुड़ा हुआ था। तो रंकारो और हैजालो ने साथ में मिलकर कोलैब किया और एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया इवेंट लॉन्च किया। उसका नाम दिया गया महफिल। वंदना ने बताया कि महफिल नाम से भी ये लोग मतलब ऐसे दिल्ली में एक ऑर्गेनाइज करते थे, तो ये चंपावत की पहली महफिल होगी जिसमें हम लोग साथ में बैठ के ऐसे कुछ करेंगे। तो काफी अच्छा अनुभव था पहली महफिल का। तो यही चंपावत में ही बॉक्स में ऑर्गेनाइज हुआ था। हम सभी लोग आसपास के साथ में सब आए। हमने खूब सारी बातचीत की आपस में, हमने एक मंच साझा किया आपस में। मैं उस समय पे काफी कविताएं लिखता था, तो मैं अपनी कविताओं को लोगों के सामने रख पाया, ये मेरे लिए एक अच्छा मौका था। आफ्टर दैट कुछ वंदना जो है वो थोड़ा सा म्यूजिक में इंटरेस्टेड थी, तो अपना म्यूजिक उसने सबके सामने रखा। बाकी लोगों ने कुछ ना कुछ एक्ट किया, कुछ ना कुछ अपने थॉट्स, अपने विचार शेयर किए, अपने अपने कुछ किस्से शेयर किए, अपनी कुछ कहानियां शेयर की। मतलब इवन मुझे उस पहली महफिल में अभी भी याद है कि एक बॉम्बे जिनके यहाँ रहती है वो दीदी आई हुई थी। मतलब फॉरनी जो काफी एक पहाड़ी औरत जो होती हैं, उनके लिए पूरा दिन काफी बिजी होता है। लाइक जो गांव पे रहती हैं एक्चुअली, जिनके यहाँ गाय भैंस वगैरह हैं, कि आप सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, और फिर उसके बाद आप सुबह से लेके रात तक फ्री नहीं होते। आप सबसे पहले आप घर पे उठते हैं और सबसे अंत पे आप सोते हैं। तो दिन भर का सारा काम, ये सब वगैरह, घास काटना, बच्चों के लिए खाना बनाना, फिर लकड़ियां काटने जाना, दिन भर खेतों पे रहना, वापस आना, खाना बनाना, खुद खाना, और कभी कभी तो दिन में नींद भी खाती है। तो इस बिजी शेड्यूल में से भी वो आई हुई थी और उन्होंने भी अपने विचार साझा किए थे वहां पर। तो ये मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग था, मतलब उस पहली महफिल में। और तब से लेकर मतलब अभी तक हर महफिल में मैं हिस्सा रहा हूँ। इवन मैं हर बार मैं कोशिश करता हूँ कि महफिल ऑर्गेनाइज हो, और जैसे ज्यादा लोग, जैसे जैसे महफिल बढ़ती रही आगे, उससे लोग जुड़ते चले गए। हर बार महफिल एक अलग से महफिल निकल कर आती। मतलब ऐसे महफिल का हमने शुरुआत पे ओपन माइक रखा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो बदलाव होते गया उसमें। वो ओपन माइक होने के बजाय मीन्स खुद खुद ब खुद कुछ थीम डिसाइड हो जाती थी, कि कभी हम लोग म्यूजिकल महफिल करते थे,
कि अगर कुछ लोग आए तो ऐसे ही रैंडम कुछ भी इंस्ट्रूमेंट जो उनके पास है या फिर कुछ भी हाथ ताली बजा के और ऐसे म्यूजिक कुछ म्यूजिक बनाने की तैयारी करते हैं। कभी कभी एक कविताओं वाली महफिल हो जाती है कि लाइक हर कोई जो अच्छी पोइट्री करता है या फिर जो अच्छी पोइट्री सुनता है या फिर देखता है उसे ले आता है साथ में और फिर प्रेजेंट करता है सबके सामने। इसके साथ ही मतलब हम तो मतलब काफी देखा है हमने कि मतलब जो लोकल जो मतलब लोकल में भी कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे एक हमारे एक मनमोहन दा है, बड़ी अच्छी बांसुरी बजाते हैं, तो उनको एक इवन उनको एक वो मिला, एक मंच मिला जहाँ पर खुद को प्रेजेंट कर सकते थे। तो वो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। उसके अलावा दो तीन लोग बीच में और आए जिन लोगों ने मतलब अपने टैलेंट को, अपनी प्रतिभा को सामने रखा हमारे सामने। और कुछ महफिल ऐसी भी रही जिनमें बहुत सारे विषयों पर बात हुई। कभी किताबों के ऊपर चर्चा हुई, कभी हम लोग जेंडर के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ऐसे मतलब महफिल काफी विभिन्न प्रकार की रही। तो महफिल का ऐसे कोई एक कोई फिक्स थीम नहीं है, महफिल अपने बहाव के साथ बहते चले जाती है, ऐसा कुछ है। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई कि मैं महफिल से जुड़ता चला गया, जुड़ता चला गया। फिर धीरे धीरे मैं रंग कारवां के बारे में जानते गया। रंग कारवां जो जो काम करता है उनके बारे में जानता गया। एंड देन आफ्टर अप्रैल, अप्रैल के बाद से मैंने फुल टाइम ज्वाइन किया रंग कारवां में। और मैं पहली बार शामिल हुआ फैसिलिटेशन में, कि कैसे आप किसी चीज को काफी सरलता से उसको सरल करके लोगों के सामने खेल के तौर पे पेश कर सकते हैं। तो ये सब मुझे मतलब काफी नया लगा। मैंने टीओ के बारे में जाना, थिएटर ऑफ ऑपरेस के बारे में जाना, फोरम के बारे में जाना, फोरम थिएटर के बारे में जाना। और काफी इंटरेस्टिंग लगा मतलब ये सब करना। मैंने धीरे धीरे अनुभव किया, हमने आईसीडीएस के सेशंस किए काफी सारे स्कूलों में। उसके बाद फिर जो हमने नानक सत्ता में जाकर किया, जो हमने बीएड कॉलेजेस में किया, हमने जो एक महीने, तो वो सब काफी इंटरेस्टिंग था। तो मैं तो मतलब शुरुआत से लेके अंत तक इसको थोड़ा ब्रीफली बता पा रहा हूँ। अ, अगर तरुणदा आप अगर और कुछ शेयर करना चाहो तो इसमें। आपका माइक ऑफ है, माइक ऑफ है आपका। थैंक यू पंकज, अपनी अनुभव साझा करने के लिए। तो जैसा कि हमने बताया कि चंपावत में घूमने लायक और हर रुझान के व्यक्ति के लिए अलग अलग जगहें हैं चंपावत में। तो अब हम लोग बात करते हैं कि रंग कारवां है क्या और इसकी जरूरत यहाँ क्यों पड़ी। तो जैसे एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात की कि जब पंकज ने अपने अनुभव में बताया कि रंग कारवां का साथ उसके साथ कैसा रहा। लेकिन रंग कारवां रंग कारवां चंपावत में एक बेस्ड एक एनजीओ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो यहाँ के युवाओं, यहाँ के बच्चों, महिलाओं और महिलाओं के साथ काम करता है। और ये अलग अलग तरीके से काम करता है। वो तरीके क्या हैं, किस किस तरीके से हम कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं, क्या प्रोजेक्ट रंगकारवा में चल रहे हैं। तो वो सारे प्रोजेक्ट की अब हम यहाँ बात करेंगे आगे। तो उससे पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ आपको कि रंगकारवा की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो चंपावत उत्तराखंड का सबसे पहले तो चंपावत में जो चंपावत है, ये उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है। तो सबसे छोटा जिला होने के साथ साथ यहाँ पर को जो बालिकाओं की शिक्षा है, उस शिक्षा का जो आंकड़ा है वो काफी ऐसा है कि वो बहुत हद तक, बहुत प्रतिशत जो हम लोग देखेंगे अगर आंकड़ा, तो उसमें महिलाएं जो हैं वो एक तो शिक्षा उन तक पहुंची नहीं है, पहला। दूसरे जो बालिकाएं हैं जो अभी विद्यालय में पढ़ती हैं, उनकी ट्वेल्थ के बाद शादी करा दी जाती है या किस वजह से वो पढ़ नहीं पाती, उनका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। एक तो ये परेशानी है। दूसरी परेशानी, क्योंकि चंपावत एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये तो हम मानते हैं कि यहाँ भौगोलिक रूप से देखने लायक बहुत सी चीजें हैं। लेकिन अगर हम और अंदर जाते हैं और एजुकेशन में जाते हैं तो दूर दराज के गांवों की शिक्षा तक पहुंच ही नहीं है, ये है। और दूसरा, अगर उनकी शिक्षा तक पहुंच है तो किस तरीके से वो उनके बातचीत में आ पा रहा है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह से हैं, वो किस तरह से सोच पा रहे हैं, चीजों का विश्लेषण किस तरीके से कर पा रहे हैं, वो चीजों का थोड़ा सा अभाव यहाँ चंपावत में है। और दूसरा, इससे पहले चंपावत में अभी तक शिक्षा पर काम करने वाला कोई ऐसी संस्था नहीं है। हाँ, कुछ एक दो संस्थाएं हैं, लेकिन वो डायरेक्ट किसके साथ काम करती हैं, विद्यालय के साथ काम करती हैं, वो कम्युनिटी के साथ इंगेज होकर काम नहीं करती। तो रंगकारवा की जरूरत पड़ी। और रंगकारवा में वंदना
वंदना है, तो वंदना ने ये जो रंग कारवां है इसको दिल्ली में रजिस्टर कराया, और उसके बाद यहाँ एक हमारी यहाँ पर कोई संस्था शुरू की। तो उसके पीछे उसका ये कहना है कि वो उसने बस शुरुआत की है, तो उसका जो जिम्मा है वो यहीं के लोगों को लेना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, और अभी मेरी टीम भी आपसे मिलेगी, बातचीत करेगी, और अपने अनुभव और रंगकारमा की और चीजें जो इसके अंदर चलती हैं उनके बारे में जानकारी साझा करेगी। तो उसका कहना था कि मैंने बस इसकी शुरुआत की है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का जिम्मा पूरे चंपावत के लोगों का है। और रंगकारवा की जो स्थापना हुई वो चंपावत मुख्यालय में हुई। ठीक है। तो इसके बाद रंगकारवा बेसिकली थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड की पेडागोजी पर काम करता है। अब ये थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड क्या है ना? थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें बात आती है ऑगस्टो बाउल की, और उसके बाद जो कि एक ब्राजीलियन थिएटर प्रैक्टिशनर है, और उसके साथ साथ किसकी फिलॉसफी है इसके पीछे, ये पाओलो फेरे, उनकी फिलॉसफी इसके पीछे काम करती है, जो कि खुद एक एजुकेशनिस्ट थे, जो कि शिक्षा पर उनकी बहुत सारी रिसर्च थी, और एक फिलोसोफर थे। तो ब्राजील में जब ये चीजें वहां पर को थिएटर के रूप में वहां प्रस्तुत होने लगी, लोग उससे जुड़ने लगे, और जो उत्पीड़ित है, जो समझता है कि यार शिक्षा उस तक नहीं पहुंच पाई है, उसके समाज में बहुत सारी अलग अलग तरह की परेशानियां हैं, तो उन परेशानियों को समझने के लिए और उनको उनसे डील करने के लिए, उनसे शिक्षा में उससे बदलाव करने के लिए थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड करके उन्होंने एक पेडागोजी का निर्माण किया। अब ये पेडागोजी ब्राजील से भारत आई, और भारत आने के बाद हम लोगों ने यानी कि रंग कारवा ने इसको शिक्षा के साथ जोड़ना शुरू किया। तो थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड की जो मुख्य बातें हैं कि किस तरीके से हम जो मेन हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेते हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीके की प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, वो सब हम अभी हम लोग हमारे साथी जो है वो शेयर करेंगे आगे धीरे धीरे। तो ये जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये रंगकारवा का विजन यहाँ पर को दिखाया है। मेरे जो हिंदी पट्टी के साथी हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि हम लोग सोशल इमोशनल लर्निंग, यानी कि एक तो सामाजिक रूप से हमारी जो दृढ़ता है शिक्षा में वो मजबूत हो, उसके साथ साथ हम लोग भावनात्मक रूप से मजबूत हो। तो इस तरह की जो पेडागोजी है, इस तरह का जो शिक्षा शास्त्र है, उसको लेकर हम आगे बढ़े। तो इसमें एक मुख्य बात जो है वो है कि आर्ट बेस्ड का मतलब होता है कला आधारित। यानी कि जब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के आसपास जो चीजें होती हैं उसमें हम लोग जब गणित पढ़ते हैं तो गणित भी एक तरीके की प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीका है, एक वैज्ञानिक तरीका है। लेकिन हर व्यक्ति गणित से उस तरह से नहीं जुड़ा होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या ऐसा काम कर सकते हैं कि हम गणित को और आर्ट को मिक्स करके हम बच्चों के बीच, महिलाओं के बीच और हमारे समाज के बीच जाएं। तो इस तरीके की हम लोगों के आगे प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो हमारे कुछ मूल्य हैं, हमारे मूल्य ये हैं कि हम लोग साथ काम करते हैं, हम लोग हर चीज की जिम्मेदारी खुद से लेते हैं कि यार जो काम है उसकी जिम्मेदारी हमारी है, न कि किसी और की है। तो जैसे हम लोग रंगकारवा में जितने भी अभी आप मेंबर से आगे मिलेंगे, ये सब लोग समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है रंगकारवा, ऐसा नहीं कि ऊपर से कोई डंडा करेगा कि यार ये काम करो वो काम करो, तो वो हमारे मूल्य के अंदर शामिल नहीं है। और डायलॉग जो सबसे बड़ा हमारा मूल्य है कि किसी भी तरह की परेशानी का हल हम मानते हैं कि वो संवाद के जरिए हो सकता है। जब तक हमारे समाज में संवाद नहीं होगा तो हम लोग उस तरीके से चीजों को हल नहीं कर पाएंगे। और क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता, हर चीज में हम लोग मानते हैं कि रचनात्मकता संभव है, हर हद तक संभव है। तो कोई भी चीजें हैं जब हम लोग उसमें किसी तरीके से रुकते हैं तो हम लोग मिलकर उसके बारे में सोचते हैं, बातें करते हैं, ताकि हम लोग एक बेहतर रास्ता निकाल पाए। इसके साथ ही मैं स्लाइड को थोड़ा आगे करता हूँ जी। तो हम लोग अलग अलग लेवल पर हम लोग काम करते हैं जब हम सेंटर में होते हैं। तो जैसे कि आप लोग को यहाँ दिख रहा भी है कि इंडिविजुअल लेवल यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर, और कम्युनिटी लेवल पर, और सिस्टमेटिक लेवल पर जब हम लोग काम करना शुरू करते हैं तो हम लोग सबसे पहले मानते हैं कि जो व्यक्ति इस रंग कारवां से, इस काम से जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उसका होना बहुत जरूरी है। तो अगर वो खुद में अगर बदलाव की प्रक्रिया को शुरू कर पा रहा है, तो एक जब वो एक कम्युनिटी के बीच में जाता है, समाज के बीच में जाता है, तो तब वो समाज में भी उस बदलाव की प्रक्रिया को सुचारू रूप से रख पाएगा। यानी कि खुद की जो यात्रा है और समाज के साथ जुड़ने की जो यात्रा है, वो दोनों यात्रा एक साथ काम करती है। अब जैसे हम चंपावत में युवाओं, बच्चों और महिलाओं के साथ डायरेक्ट
काम कर रहे हैं आर्ट बेस्ड पे, तो हम लोग ये मानते हैं कि उससे पहले हम खुद पर उन बदलावों को महसूस कर पाएं, और उसके बाद जाकर हम लोग अपनी अपने समाज में अपने आसपास के लोगों से जुड़ पाएं, और उस समाज और जो बदलाव हमने महसूस किए हैं उनको भी वो बदलाव महसूस करवाने में उनकी मदद कर पाए। और सिस्टमेटिक लेवल पर जब हम लोग अलग अलग जगह पे कोलैबोरेट करते हैं, अभी अब आगे देखेंगे, अभी हम जानेंगे साथियों से, तो अलग अलग जगह पर जब हम जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग संस्थाओं से मिलते हैं, तो तब हम उनके बीच में जो हम लोग ज्ञान को अपने साझा करते हैं, तो उस तरीके से हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं, हम एक ऐसा समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां ये बदलाव बिल्कुल सहज है, इन बदलावों के लिए उतना संघर्ष नहीं है, ये उनकी एक तरीके से मान के चलिए कि एक स्थापना हो गई है बदलावों की, तो वो हम मान के चलते हैं। तो ये अलग अलग लेवल पर हम लोग समझते हैं चीजों को। तो परेशानियों की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे आंकड़े हैं, हम लोग जानते हैं बहुत सारी चीजों को अपने समाज में। तो जैसे हम लोग यहाँ पर को कुछ आंकड़े दिए हुए हैं कि बचपन के क्या आंकड़े हैं, जैसे 43% ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एवरेज ऑफ एज ऑफ 5 इन इंडिया डू नॉट मीट देयर डेवलपमेंटल पोटेंशियल। तो जैसे कि ये कम से कम 50, अगर इसको 50 से कम 40% अगर हम मानते हैं कि जो 5वीं एज से कम के बच्चे हैं, वो अभी तक उनका जो विकास है वो उस तरीके से नहीं हो पाया है जिस विकास को हम लोग सहज मानते हैं कि यार ये विकास तो होना ही चाहिए, वो विकास तक भी वो लोग नहीं पहुंच पा रहे। तो इसके बाद हमारे पास अलग अलग तरीके की चीजें हैं यहाँ पर को, और हमारे पास ये है कि एडल्टहुड है, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन सॉ ओवर 63% राइज इन 2021 का ये हमारे पास डेटा है। और इसमें क्या है कि जो महिलाएं हैं उनके उनके खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों में भी अपने हिसाब से बहुत सारी बढ़ोतरी है। वो अपराध किस कारण से होते हैं, वो अपराध के पीछे क्या क्या सामाजिक और भावनात्मक जो विकास का जो क्रम है, उस क्रम में कहाँ कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो उन समस्याओं को समझने के लिए ही हम लोग यहाँ पर को हैं और उस पर काम करने के लिए हैं। अब ये तो 2021 का आंकड़ा है, हो सकता है अगर कम और बढ़ भी गया तो 60% हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये एक और आपके पास स्लाइड है, इस स्लाइड में हम लोग जैसे देख रहे हैं कि किस किस हद तक हम लोग और किस किस गहराइयों तक और किस किस पैटर्न पर हम लोग काम कर रहे थे। तो ये है एक इमोशनल और मेंटल वेलबींग के लिए कि हमारा जो कि काम कर रहे हैं, जो कि हम टीम मेंबर हैं, और इवन हमारे पूरे समाज में हर व्यक्ति का एक स्तर पर उसका जो मानसिक विकास है वो अच्छे से हो सके, और वो हर चीजों को समझ सके, चीजों को, और उनके साथ काम कर पाए, उनके साथ सहज हो पाए, कंफर्टेबल हो पाए चीजों को लेकर। SCL यानी कि हमने अभी बात की सोशल इमोशनल लर्निंग, यानी कि भावनात्मक और सामाजिक जो हमारी समझ है और जो हमारी सीख है उसको हम बढ़ा रहे हैं, लाइफ स्किल्स एजुकेशन वगैरह। और कम्युनिटी के साथ डायलॉग, जब हम लोग समाज के बीच जाते हैं, उनसे बातें करते हैं कि उन वो कैसे हैं, क्या हैं। तो जैसे कि बहुत सारे लोग बिल्कुल एकदम परेशान हैं कि 2000 ये 20-21 का दौर, 19-20-21 का दौर जो था कोविड-19 से, उससे जो हम लोग अंदर बंद गए थे, हम लोग समाज में जो हम लोग का जाना था मोबाइल फोन के आने से, या डिजिटल जो हमारा स्पान ये मॉडर्न टाइम है, इसमें हम लोग बहुत सारा डिजिटल काम करते हैं, तो लोगों से मिलने जुलने का मौका नहीं मिल पाता। अभी आप देखेंगे आगे कि क्या ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके माध्यम से हम लोग कम्युनिटी के साथ डायलॉग बनाने पाने में सफल हो पा रहे हैं, और अभी भी वो प्रक्रिया जारी है ना। और इसके साथ साथ जैसा कि यहाँ पर को है कि हम लोग देख पा रहे हैं सेक्सुअलिटी एंड जेंडर इंटरवेंशन, यानी कि हम लोग समाज में, जिस समाज में हम लोग रहते हैं उसमें हर तबके के, चाहे वो कोई भी सेक्सुअलिटी से आता हो, कोई भी जेंडर से आता हो, उनके साथ डायलॉग क्रिएट करना, उनके साथ आर्ट बेस्ड तरीके से काम करना, वो किस किस प्रोजेक्ट के अंदर आता है ये अभी हम आगे देखेंगे, है ना। तो मैं अपने अभी साथियों से अनुरोध करूंगा, मेरे साथी भी यही हैं, ये हम लोग अभी रंग कारवा के सेंटर पर ही हैं, तो वो इन 4 प्रोग्राम्स के बारे में जो कि रंग कारवा के अंदर अभी चल रहे हैं, जैसे कि पहला प्रांगण लर्निंग सेंटर है, ये क्या है, ये क्या चीज है, ये कैसे काम करता है, तो ये मेरे साथी अभी बताएंगे यहाँ पर को। और इसके बाद आप रंगशाला के बारे में जानकारी लेंगे कि इसके अंदर किस तरह के काम चलते हैं, जिस तरीके से अभी हमने बात की कि हमारे जो विजन है, हमारे जो मूल्य हैं, हमारा जो सोचने का तरीका है, और वो हम लोग काम में किस तरीके से ला पा रहे हैं, हम कैसे आर्ट और हमारे ज्ञान को दोनों को जोड़कर शिक्षा के ऊपर काम कर पा रहे हैं, उस पर अभी हम बात करेंगे। और हमारी तीसरी जो हमें आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा कि समाज के साथ काम, मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा अपनी हिंदी पट्टी के साथियों से कि इस
इसको हम लोग थोड़ा सा हिंदी में रख नहीं पाए, लेकिन आप हम जैसे जैसे बात रखेंगे, आप बीच में एक स्लॉट मिलेगा हमें कि हम लोग उसमें अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारे साथी इस पर बात करेंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे अपने प्रश्नों को संभाल कर रखिए। तो एक प्रश्न एक हम लोग एक टाइम पे उन प्रश्नों को हम लोग पूछ सकते हैं डायरेक्टली। इसके बाद कम्युनिटी वर्क है और ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स है, तो इस पर हम बात करेंगे धीरे धीरे। तो मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो मेरी जगह लें और आगे आकर प्रांगण लर्निंग सेंटर के बारे में विस्तार पूर्वक क्या हम काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, उसको साझा करें। तो जैसा कि तरुण ने अभी बता दिया आप लोगों को कि रंगकारवा क्या क्या काम करता है, उसमें से प्रमुख काम है प्रांगण लर्निंग सेंटर का। तो ये 2000 सितंबर 2021 में एक सेंटर की स्थापना की गई यहाँ पे हमारी लोकल कम्युनिटी में चंपावत के अंतर्गत, जो बिलिया फील्ड के पास स्थित है। तो इसका महत्वपूर्ण काम ये था कि जो कम्युनिटी के हमारे 4 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको आर्ट तथा थिएटर बेस्ड एक्टिविटीज के माध्यम से उनके भावनात्मक, संरचनात्मक तथा ज्ञानात्मक विकास का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाया जाए, तथा उनको एक अपने आप को जो एक्सप्रेस करने की जो उनकी क्षमता होती है उनको बढ़ाया जाए किसी प्रकार। इसके लिए हम खेल तथा नाटक आधारित गतिविधियों का संचालन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम बहुत सी पेडागोगीज ऐसी यूज करते हैं जो प्राय विद्यालयों में प्रयुक्त नहीं की जाती हैं, और उनका इफेक्ट बच्चों के विकास तथा उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत अच्छे से हमें क्लियरली दिखाई देता है। इससे पहले चंपावत में ऐसा कोई स्पेस नहीं था जहां पर आके बच्चे सहज रूप से अपने आप को अभिव्यक्त कर पाए, अपनी क्षमताओं का विकास कर पाए, तो उनको ऐसी जागरूकता मिल पाए जिससे वो समाज में अपना एक स्थान बना पाए और आगे बढ़कर अपनी जो स्किल्स उनके अंदर पहले से हैं, जो प्रतिभा उनके अंदर छिपी हुई है, उनको वो डेवलप कर पाए और आगे जाके वो एक अच्छे नागरिक के रूप में विकसित हो पाए। तो इन सब थीम्स को लेकर हमने एक यहाँ पे प्रांगण लर्निंग सेंटर चलाया है, जिसकी टाइमिंग स्कूल टाइमिंग के जस्ट बाद रहती है। 3 से 5 बजे तक हम लोग इस कार्यक्रम के अंतर्गत रोज उपस्थित होते हैं बच्चों के बीच में। और यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी छोटी सी सेटअप की गई है बच्चों के लिए, जहाँ से वो अपनी पुस्तकें एक्सेस कर सकते हैं और कहानियां तथा खेल आधारित गतिविधियों के माध्यम से सीख भी सकते हैं। तो ये सब काम हम इस लर्निंग सेंटर के माध्यम से संचालित कर रहे हैं। अब नीरू दी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो बताएं आगे इसके बारे में विस्तार से, क्योंकि वो इसमें काम भी कर चुकी हैं, उनको बेहतर समझ है इस विषय में। हेलो सभी को। जैसा कि लोकेश भैया ने बताया कि मैं भी लर्निंग सेंटर में ही काम करती हूँ। यहाँ पे हम बच्चों के साथ कहानियों के माध्यम से और किताबों के माध्यम से बच्चों के साथ काम करते हैं। मतलब कहानियाँ पढ़ते हैं बच्चे, और उन्हीं कहानियों को पढ़ करके वो आपस में बैठ करके सुनाते हैं एक दूसरे को, और उसी के बीच में किस्से कहानियाँ भी लेकर के आते हैं, जिससे बच्चों के बीच में जो बोलने की झिझक होती है वो दूर होती है। और बाकी आपको तरुण भैया बताएंगे। तो जैसा कि हमारे साथियों ने आपको बताया कि प्रांगण लर्निंग सेंटर में हम लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे कि आपने कुछ फोटोज के माध्यम से भी देखा होगा कि हमारे पास कुछ लाइब्रेरी तरीके का सेटअप है। हमारे पास कुछ किताबें हैं जो हम लोग बच्चों के बीच में जाकर हम लोग पढ़ते हैं, रीड अलाउड करते हैं, और अलग अलग तरीके से, जैसा आप फोटो पे देख पा रहे हैं कि हम लोग इस पर हम लोग चर्चाएं करते हैं कि किस तरह की कहानियां उन्होंने पढ़ी, क्या वो कहानियां उन्हें अच्छी लगी, क्या इस तरह की कहानियां वो दोबारा पढ़ना चाहते हैं। तो इसमें हम लोग थिएटर का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, हम लोग माना हम लोग कोई कला बना रहे हैं, तो कला बनाने के साथ साथ हम उस कला से जुड़े उनकी भावनाओं के बारे में भी जानकारी लेते हैं कि अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं।
जैसे अगर हम ये आप सभी लोगों से पूछते हैं कि आप मीटिंग पे शामिल हुए हमारे प्रेजेंटेशन पे, तो इस प्रेजेंटेशन में शामिल होने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है। तो ये एक तरीके से खुद को सोचने पर एक देता है हमारा बल कि हम लोग खुद के बारे में सोच रहे हैं, अपनी भावनाओं के बारे में सोच रहे हैं। जब हम अपनी भावनाओं के बारे में जानते हैं और जब हमारे साथ काम करने वाले हमारे सारे बच्चे, जो कि हम कहते हैं कि इनको बच्चे तो नहीं कहना चाहिए, हमारे नन्हे साथी, तो जब हम इनके साथ बात करते हैं तो हमें महसूस होता है कि बहुत अच्छे से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से बता पा रहे हैं। तो इसमें और भी तरह की चीजें हैं, जैसे कि आप लोग इस पे फोटो पे देख रहे हैं कि एक जगह पे हम लोग इनको एक मेले ले गए। तो मेले पे इनकी जिज्ञासाएं देखी गई कि किताबों की ओर इनका रुझान कैसा है, कि किताबों की ओर ये कितना जा पा रहे हैं। तो हमारी जो छोटी छोटी लाइब्रेरीज हैं जिसमें कुछ कुछ किताबें हमारे पास उपलब्ध हैं, तो इन किताबों को ये ले जाते हैं, घर पढ़ते हैं और उन पर फिर चर्चाओं का माहौल एक हम करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अब हमारी रंगशाला की टीम, क्योंकि एक पीएलसी प्रांगण लर्निंग सेंटर जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे कि हम बच्चों के साथ क्या काम करते हैं, और अब हम लोग अपने समाज में और एक अलग प्रोजेक्ट के साथ काम करते हैं जिसका नाम है रंगशाला। तो मैं अपने साथी, हमारे दो साथी हैं जो कि पूरी तरीके से रंगशाला से जुड़े हुए हैं, और वो आपके सामने अपने रंगशाला, और वो रंगशाला है क्या आखिर, एक जरा प्रश्न भी हमारे मन में पैदा होता है। तो वो प्रश्न का मेरे ख्याल से समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो हेलो सबको। तो जैसा कि आपको तरुणा ने बताया कि हम लोग रंगशाला से जुड़े हुए हैं, मैं और मेरे साथ लता दीदी हैं, हम दोनों इस रंगशाला प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो प्रश्न ये था कि रंगशाला आखिर है क्या। तो रंगशाला रंगकारों द्वारा एक शुरू किया गया चंपावत में युवाओं के और युवाओं के विकास के लिए शुरू किया गया एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत और इसका मेन उद्देश्य युवाओं की नेतृत्व करने की क्षमता और उन्हें आर्ट बेस्ड फैसिलिटेशन सिखाना है, जिसके तहत हम भी रंगशाला प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। इसके कुछ मतलब मुख्य बिंदु जो है ये हैं। तो रंगशाला प्रोजेक्ट जो है वो एजुकेशन यानी कि शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसमें हम उनके सोशल इमोशनल लर्निंग, जो सामाजिक और उनका मानसिक विकास होता है, और उनके जो क्या बोलते हैं लाइफ चेंजिंग स्किल्स हैं जिनको सीख के वो अपने भविष्य में, अपनी जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, उन चीज़ों को लेके हम स्कूलों में जाते हैं और उन्हें एजुकेट करते हैं। और दूसरा एक इसका जो है वो जेंडर इक्वालिटी अर्थात लैंगिक समानता है। तो रंगशाला प्रोजेक्ट में लैंगिक समानता का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हम 4 फेलो फैसिलिटेटर्स हैं, जिसमें एक पुरुष और एक महिला, और दूसरा जो पेयर है उसमें भी लोकेश दा और निर्मला दी 2 पेयर हैं। वहां भी हमने इस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ बच्चों को भी जेंडर इक्वालिटी सिखाते हैं, जिसमें हम अगर महिलाओं के साथ कोई पूर्वाग्रह है, जेंडर से जुड़े कि महिलाएं घर पे रहती हैं, या महिलाओं के साथ किसी तरीके की हिंसा है, या उनकी सामाजिक पहचान को लेके कोई बात है, तो उन चीज़ों के बारे में हम समाज में जाके बच्चों को स्कूल में जाके बताते हैं। और एक लाइवलीहुड है कि उन्हें हमें अच्छा एक जीवन प्रदान कर सकें, ताकि वो ऐसी स्किल सीख सकें जो भविष्य में उनके काम आए। एक एक होता है शैक्षिक शिक्षा, जो मतलब स्कूली शिक्षा की जो स्कूल तक हमारे काम आती है, और एक ऐसी स्किल्स होती हैं जो हमें हमारे जीवन में आगे भी काम आती हैं, तो हम उन्हें वो स्किल्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, अब जैसा लता दी कि आपको आगे बताएंगे। जैसा कि अभी पारस ने बताया कि रंगशाला एक बच्चों के साथ जो हम गवर्नमेंट स्कूल में काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट है जिसके साथ साथ हम बच्चों के साथ गवर्नमेंट यूपीएस स्कूल में अभी हमारा काम चल रहा है। इसमें अभी पहले हमने ट्रेनिंग ली थी 1 महीने की। उसमें हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी थी, जैसे जेंडर और सोशल इमोशनल लर्निंग। ये भी बहुत नया था हमारे लिए, क्योंकि हमने पहले भी ये चीज़ें नहीं सुनी थी। तो उसके बाद हम लोगों ने जब ये चीज़ें सुनी या इन चीज़ों के बारे में बात की, इन चीज़ों के बारे में जाना, तो उसके बाद हमारी जब ट्रेनिंग खत्म हुई, तो उसके बाद हमारा ये रंगशाला जो प्रोजेक्ट है उसमें सिलेक्ट हो गए हम। जैसे 4 लोग सिलेक्ट होने थे, तो हम 4 लोग सिलेक्ट हो गए। उसके बाद हम लोगों ने खुद से फिर उसके बाद हम लोगों ने सेशंस किए स्कूल में। पहले पहले तो हमें भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसा होता था कि हमें भी समझानी थोड़ी मुश्किल होती थी, क्योंकि हम भी नई नई चीज़ें बच्चों के साथ कर रहे थे पहली पहली बार। तो ये बहुत मुश्किल होता था। उसके बाद अब तो हमने काफ़ी सेशंस कर लिए हैं, 5 सेशन कर लिए हैं हमने स्कूलों में।
8 स्कूलों में। तो उसके बाद हमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है कि कैसे करते हैं चीजें, कैसे बच्चों को सिखाया जाता है एक ट्रेडिशनल लर्निंग के अलावा चीजें, जैसे हम रंगशाला लर्निंग के साथ बच्चों को सिखाते हैं। तो जैसा कि लता दी ने बताया कि हमने इसमें 30 दिन की एक ट्रेनिंग ट्रेनिंग की थी, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से आके, कोई दिल्ली से, कोई उत्तर प्रदेश से, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों से फैसिलिटेटर्स आए थे, जिन्होंने हमें बहुत से अलग अलग मुद्दों पे चीजें सिखाई, जैसे जेंडर नॉर्म्स, क्रिटिकल थिंकिंग और कॉन्फ्लिक्ट को समझना, और उनको जेंडर को लेके एक एकलव्य का सेशन था जिसमें हमने जेंडर और सेक्सुअलिटी को लेके बात की थी। और इस ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग में हम करीब 10 से 12 फेलोज थे। उसके बाद कुछ 4 फेलोज को चुना गया, और उन फेलोज का काम था कि जो 8 यूपीएस सिलेक्टेड स्कूल्स हैं, हम इस प्रोजेक्ट के तहत हमारे पास 8 यूपीएस स्कूल्स हैं जिनमें जाके हमने बच्चों के साथ सोशल इमोशनल लर्निंग पे काम करना है। तो हम 4 फेलोज ने हम 2 फेलोज को 4 स्कूल्स और बाकी 2 फेलोज को 4 स्कूल्स दिए गए। तो हम इन 4 फेलोज ने 8 यूपीएस स्कूल्स में काम किया। और अभी भी हमारा ये प्रोजेक्ट चल ही रहा है। और रंगशाला का जो मुख्य उद्देश्य है वो बच्चों के साथ साथ हम युवाओं पे भी है, कि बच्चों की लर्निंग के साथ साथ हम खुद की लर्निंग पे कैसे काम करते हैं, क्योंकि बच्चे तो सीखते ही हैं, लेकिन जब हम कहीं काम करते हैं किसी भी वर्क स्पेस में, तो हम खुद की डेवलपमेंट पे, कि मैं क्या अपने आप में खुद के लिए नया सीख रहा हूँ या क्या खुद के लिए नया कर रहा हूँ। तो रंगशाला के तहत हम उन चीजों पे भी ध्यान देते हैं कि किसी दिन, बहुत से दिन ऐसा होता है कि बारिश के कारण या किसी अन्य कारण हम स्कूलों पे नहीं जाते हैं, हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम पे कभी किसी आने जाने वाले गाड़ी का अभाव रहता है, कभी रोडें बहुत खराब रहती हैं तो हम वहां पहुंच नहीं पाते हैं, कभी मौसम इतना भयानक हो जाता है कि हमें जाने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में हम किस तरीके से वहाँ बच्चों के पास जाके ये सब हाँ सेशन करते सेशंस। हैं, ताकि बच्चों के साथ हम काम कर सकें, और साथ ही साथ हम अपनी लर्निंग पे, जब हम स्कूलों में नहीं जाते हैं तो हम यहाँ आते हैं। यहाँ हमारे पास लाइब्रेरी है, जैसा कि आपने पिछले उसमें तरुणदा ने आपको बताया था, और लाइब्रेरी में तरह तरह की बुक्स हैं। हम बुक्स पे बैठ के चर्चाएं करते हैं कि और वो चर्चाएं ऐसी होती हैं कि जो हमारे सामाजिक मुद्दों से जुड़ी होती हैं। जैसे काफी बार हमारी देश को लेके चर्चा चर्चा होती है, धर्म को लेके चर्चा होती है। तो ये चर्चाएं हमारे स्वयं के विकास में भी हमारी मदद करती हैं, ताकि हम बच्चों के साथ साथ हमारा खुद का क्या विकास हो रहा है हम उस पर भी ध्यान दे सकें, और हम एक ही जगह पे रुके ना रहें। और आगे हमारा एक तीसरा भाग है जिसका नाम है कम्युनिटी वर्क। तो इसके बारे में आगे आपको तरुणदा बताएंगे। थैंक यू। तरुणदा आइए। तो पहले तो मैं उन सभी साथियों का और फिर से स्वागत करना चाहूंगा जो साथी हमसे जुड़ चुके हैं, और इस प्रेजेंटेशन में हाँ, हमारे साथ बने हुए हैं। तो पंकज साथी हमारे, पंकज भी मेरे को अगर सुन पा रहे हैं तो हम लोग हमारे कम्युनिटी वर्क वाले जो पार्ट है, तो इस पार्ट पर हम लोग बात करते हैं। पंकज मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, मुझे आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो हाँ आ, हाँ, तो जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में बात की थी कि हम लोग समाज के साथ काम करते हैं, और अभी तक आप दो चीजों को चुके हैं। एक तो प्रांगण लर्निंग सेंटर, जो कि डायरेक्ट बच्चों के साथ काम करता है जिनकी उम्र 4 से 14 के बीच में, 15 के बीच में होती है। और उसके बाद आपने रंगशाला देखा, जो कि सरकारी विद्यालयों के साथ जा जाकर काम करता है। हमारे जो साथी हैं वो जाते हैं और वो काम करते हैं। तो हमारे रंगशाला के अंदर एक तीसरे तरह की हम लोगों ने एक भाग बनाने की कोशिश की, जिसका नाम हम लोगों ने कम्युनिटी वर्क रखा है। तो चंपावत में जितने भी काम होते हैं वो काम युवाओं के साथ चर्चा के हों, वो महिलाओं के साथ ट्रेनिंग के हों, महिला ग्राम पंचायतों के साथ ट्रेनिंग के हों, किसी गांव में जाकर किसी चीज को शुरू करने के लिए या बातचीत करने के लिए डायरेक्ट कम्युनिटी के साथ जो काम होता है, तो वो हम लोग कम्युनिटी वर्क के अंदर उसको हम लोग शामिल करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला हमारा जो प्रोजेक्ट था 2019 में हम लोगों ने शुरू किया था, इसका नाम कहानी यार है। तो हम लोग कहानी यार में, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, तो हम लोगों ने 2-3 ऐसी जगहें चुनी थी जहां पर को हम लोग, गांव थे हमारे चंपावत के, जहां हम लोग जाते थे शनिवार और रविवार को। पहले हम रविवार को ही जाते थे, फिर हमने शनिवार और रविवार को जाने का क्रम बनाया, और ताकि हम लोग एक दिन में
2-3 जगहों को कम से कम 1.5 घंटे का एक सेशन कर पाए, जिसमें हम लोग अलग अलग तरह की चंपावत के क्षेत्र से जुड़ी हुई कहानियां उसमें होती थी, और उन कहानियों के माध्यम से चर्चा का एक एक संवाद का एक रास्ता खोलने की कोशिश हम लोग करते थे। तो जब भी हम लोग जाते थे तो हमारे जितने भी छोटे नन्हे साथी हैं वो काफी उत्साहित हो जाते थे और संडे का इंतजार करते थे। संडे ही दिन क्यों, इसके पीछे हम लोग वही जानते हैं कि संडे को स्कूलों की छुट्टी रहती है। और हम लोगों ने अपने इन सारे अनुभवों को एक डायरी पे नोट किया, और हमने उन्हीं से जब हम लोग कहानी यार करते थे 2019 के दौरान, तो जब हमने वहीं से हम लोगों ने चीजें करने की सोची, उसके बाद ही प्रांगण लर्निंग सेंटर का जो आइडिया हमारे दिमाग में भी आया था कि एक जगह पर को जब हम बच्चों के बीच में जाते हैं, क्यों ना हम एक सेंटर भी बना लें जहां पर को बच्चे खुद से भी आ सकते हैं और चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, जो किताबें हैं वो पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम लोग एक जब हम किसी एक गांव पे जाते थे तो हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ बुक्स लेके जाते थे, कि हमारे पास बहुत कम किताबें हुआ करती थी उस टाइम पे। तो अब उन किताबों में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उतनी नहीं है। तो वो था। और उसके साथ साथ चैलेंजेस भी थे कि गांव के परिवेश में बच्चों को इकट्ठा करना, लड़कियां जो कि दिन भर संडे है तो उनका दिन पूरा घर के काम काज में चले जाता था, चूल्हा चौका करती थी, गाय चराने जाते थे बच्चे, है ना। तो उनके वो दैनिक कामों से चोर के कुछ समय हम लोग उनके साथ बिताते थे, कि ताकि हम लोग एक माहौल बना पाए, एक चर्चा का, पढ़ने का, समझने का, चीजों को आपस में और ज्यादा कनेक्ट होने का। तो वो हमारी कोशिश थी। और उसके आधार पर हम लोग जेंडर पर बात करते थे, हम लोग कास्ट पर बात करते थे, जो कि हमारे चंपावत का एक दुर्भाग्य है। चंपावत पूरे भारत का एक दुर्भाग्य है हमारे, लेकिन चंपावत क्योंकि हम बहुत गांव के अंदर हम लोग जाते हैं, तो कास्ट का एक बहुत बड़ा हमारा जाति का एक बड़ा हमारा दुर्भाग्य हमें नजर आता है। तो उस पर हम लोग बात करते थे, और हम लोग शिक्षा पर बात करते थे, और मजेदार चीजें करते थे, खेल खेलते थे अलग अलग तरीके के। तो ये हमारा एक प्रोग्राम था। तो पंकज, एक दूसरे प्रोग्राम जो हम लोगों ने शुरू किया, उसके बारे में अगर कुछ विस्तार से बता पाए तो। आ, हाँ, महफिल। तो महफिल क्या रहा है, मतलब मैं शुरुआत में मतलब थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि पहली महफिल काफी खास थी। उसके बाद से लेकर मतलब अभी तक महफिल होते रही है ऐसे। कुछ समय अंतराल में मतलब ऐसा भी हुआ है कि मतलब महफिल नहीं भी हुई है। हमने कुछ समय तक इसे नहीं किया है, लेकिन उसके बाद फिर से महफिल वापस आती है। और फिर से मतलब लोग आते हैं, विचार साझा करते हैं। तो महफिल कुल मिला के एक ऐसा स्पेस था, जैसे मैंने पहले बताया था, कि जहाँ पर कोई बंदिश नहीं है। आप खुद को किसी भी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने विचारों को। कोई किसी चीज को लेके आपका कोई मत हो, उसके बारे में बातचीत करना, कोई चीज साझा करना, कोई किस्से बताना, अपना कोई भी प्रतिभा वहां पर कुछ साझा कर सकते हैं। मतलब हमने शुरुआत की थी इसकी पहली महफिल में कि कविताएं थी, कुछ लोगों ने गाने गाए थे, कुछ लोगों ने अलग अलग चीजें करी थी, कुछ ने अपने कुछ अनुभव साझा किए थे, कुछ ने कोई किस्से साझा किए थे। वहां से भी शुरुआत हुई थी, फिर धीरे धीरे महफिल में इवोल्यूशन होता गया। महफिल अपने तरीके से ढलती गई। जैसे जैसे लोग आते गए उनके हिसाब से ढलती रही, कि मतलब कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो लोग चाहते हैं कि कुछ मुद्दों पे बात हो, तो कुछ मुद्दे लेकर आ रहे हैं जिन पे बातचीत की जा रही है। मुझसे कभी जेंडर पे बात हो रही है, कभी कास्ट पे बात हो जा रही है, कभी महफिल काफी म्यूजिकल हो जा रही है, कि मतलब हम लोग म्यूजिक के थ्रू एक्सप्रेस करना वो सब चीजें कर रहे हैं। हम अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। कभी हम मतलब कभी हम लोग अलग अलग चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अपने को सवाल लेके आ रहे हैं, लोगों से सवाल के बारे में पूछ रहे हैं, लोग उसका जवाब दे रहे हैं। जैसे कि एक सवाल बीच में था कि किताबें नहीं होती तो क्या होता, इस तरह से कुछ सवाल था। और ऐसा भी कुछ था कि अ, कि मतलब अगर कोई एक अनपढ़ व्यक्ति है, क्या वो कुछ अच्छा लिख सकता है क्या। तो उस पे कुछ उदाहरण आए थे कि कबीर जैसे कुछ ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने जो साक्षर ना होके भी काफी कुछ लिख गए हैं, और ऐसा कुछ कह गए हैं जो कि वर्तमान सिनेरियो में भी काफी ज्यादा मायने रखता है। काफी अ, मतलब काफी लोग इस पे ध्यान देते हैं, चर्चा करते हैं, ऐसा कुछ कुछ। तो महफिल अपने हिसाब से इवॉल्व होती गई, और अभी जाकर के मतलब जैसे जैसे लोग आते रहते हैं वैसे वैसे महफिल होते रहती है। महफिल का कोई एक थीम नहीं है जिसपे महफिल बेस्ड है। मतलब महफिल अपने फ्लो पे चलती आती है। तो बहुत सारे लोग धीरे धीरे इससे जुड़ते गए। हर महफिल में हमें एक या दो लोग नए नए मिलते गए। और मैं तो पर्सनली कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने मतलब पहली बार महफिल में आके खुद को एक्सप्रेस किया है, खुद के थॉट्स जो हैं जिन्हें वो
किसी न किसी तरीके से एक्सप्रेस करते थे कुछ। जैसे कुछ लोग कविताएं लिखते थे, उन्हें साझा नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने महफिल में आके वो कविताएं साझा की। कुछ ने अपने विचार कॉपियों में उकेरने शुरू किए थे, और वो भी उन्होंने महफिल में आकर साझा की। और कुछ किस्से कहानियां, मतलब बहुत कुछ चलता रहा महफिल में। तो मेरे लिए तो महफिल ऐसा है कि जहाँ पर मतलब आप बिना डरे बेझिझक के लोग उसको, मैं कुछ भी कहूँ, उसे स्वीकार करते हैं लोग, और काफी ध्यान से सुनते हैं। कोई रोक टोक नहीं होती कि आप ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। हम लोग मतलब काफी खुल के वहाँ बातचीत करते हैं। तो शुरुआत से लेकर अंत तक मतलब मेरे लिए महफिल इसी तरह की रही है अभी तक। हाँ, जैसा पंकज ने बताया ना कि उसकी महफिल के अनुभव, और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि हम लोग चंपावत में जो हमारा समाज है उससे किस तरीके से जुड़ सकते हैं। तो उस जुड़ने के पीछे महफिल एक तरीके का हमारा एक एक इनिशिएटिव था। यह हर जगह इस्तेमाल होता है। शहरों में आप देखेंगे ओपन माइक होते हैं, है ना, लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं, उस पर बातचीत करते हैं, समझते हैं और अपने अपने तरीके से उसका फ्लो डिजाइन करते हैं। तो जैसे हमारे चंपावत की जो महफिल है, इस महफिल में हम लोग इकट्ठा होते हैं और धीरे 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 बातचीत शुरू होती है। क्योंकि वही है ना कि हम लोग अपनी बातें किसी के सामने रख पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, और जब हम रख पाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास एक बहुत ही अलग तरीके से बढ़ता रहता है। तो वो भी है एक इसका हमारा उद्देश्य इसके पीछे कह सकते हैं कि हम लोग अपने समाज, अपने युवा और अपने युवा वर्ग से किस तरह से जुड़ पाता है रंगकारवा। तो ये उसके। मुझे हाँ, एक और चीज जोड़नी है ना इसमें। इस हाँ, पे हाँ। बात आई ना कि मतलब ये कैसे मतलब खुद के लिए काफी जरूरी था, मतलब महफिल का योगदान मेरे खुद के डेवलपमेंट में, खुद के विकास की ओर। कि हम्म, मैं शुरुआत में मतलब काफी एकदम बधा बधा सा इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का हुआ करता था, लाइक एक्सप्रेस ना कर पाना खुद को। मतलब मैं चाहता था कि मैं करूं, लेकिन मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता था कि ठीक है, और एक डर सा रहता था कि मतलब लोग मुझे सुन पाएंगे, सुनेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे मैं अगर ये कहूँ तो, वो कहूँ तो ये चीज मतलब काफी होती थी मेरे साथ। तो मैंने मतलब अपनी पूरी स्कूल लाइफ में कभी कुछ ऐसे फेस नहीं किया। मैं लाइक मैं एक छोटा सा थॉट बोलने में तक काफी डरता था। तो ये सब चीजें मतलब काफी डराती थी कि यार कभी ना कभी तो जिंदगी में ऐसा समय आएगा जब तुम मतलब तुम्हें बोलना होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तो क्या तुम ऐसे मतलब पीछे हट के रह जाओगे, या फिर तुम्हें कभी ना कभी वो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। वो एक डेयरिंग स्टेप, जो एक पहला कदम होता है जिसके साथ दूसरा कदम उठता है, फिर तीसरा कदम उठता है, ऐसे कुछ कुछ। तो वो पहला कदम मैं कब लूंगा, ऐसा मैं कुछ सोच रहा था। तो इसकी शुरुआत ऐसे हुई, मतलब महफिल से ही शुरुआत हुई कि मैंने खुद को एक्सप्रेस करने के लिए उस मंच का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ मतलब देखा जाए तो मेरे साथ साथ जितने भी लोग महफिल से जुड़े हैं, बहुत अधिकतर लोग मेरे दोस्त हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि महफिल जो है यहाँ के मतलब चंपावत के युवाओं के लिए वो स्पेस क्रिएट करने में मतलब काफी हद तक सक्सेसफुल रही है। कि मतलब युवाओं को उसने अट्रैक्ट किया कि मतलब आप आके किसी भी तरह से खुद को एक्सप्रेस एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोग म्यूजिक के थ्रू कर रहे हैं, कुछ कविताओं के थ्रू कर रहे हैं, कुछ हम्म। अपने सवालों के थ्रू खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोगों को जान रहे हैं, अलग अलग अनुभवों को जान रहे हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था कि मतलब मेरे अलावा भी बहुत सारे मेरे सर्कल के आसपास और बहुत सारे से नए लोग जिन्हें मैं नहीं जानता था, वो भी इससे जुड़ते चले गए। इवन मुझे जब भी हम महफिल करते हैं, उसकी फोटो शेयर करते हैं, तो लोगों के ऐसे अक्सर मैसेज आया करते हैं कि अच्छा क्या हुआ, क्या करते हो, तो फिर वो अगली महफिल में वो शामिल रहते हैं। तो बहुत अमेजिंग है कि मतलब लोग ऐसे जुड़ते जा रहे हैं। मतलब जो हम करना चाहते हैं वो अंत में जाके काफी वो सक्सेसफुल हो रहा है, वो सफल हो रहा है। जो हमारा थीम था उस पे हम उसको लोग समझ रहे हैं, आ रहे हैं, उनसे जोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ। पंकज, मैं ये भी चाहूंगा ना कि जो मेरी ये स्लाइड अगर दिख पा रही है तो हम लोगों ने कुछ सोशल इमोशनल लर्निंग के जो सेशंस किए थे, तो जो महिला ग्राम प्रधान के साथ किए थे उसके बारे में कुछ जानकारी और साझा अगर करते हैं तो। हाँ, हमने लगभग एक साल पहले जिला पंचायत जो सभागार है वहाँ पर महिला ग्राम प्रधान की एक दिन की एक ट्रेनिंग थी, जिसमें वंदना और मैं साथ में थे, और नीरू भी हमारे साथ थी। हम्म, तो हम लोगों ने साथ में मिलके उस पे काम किया था। जो महिला ग्राम प्रधान है वहाँ पर मौजूद थी, उनके साथ कुछ आशा कार्यकर्ता और कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी वहाँ पर थे। तो हम हम्म, लोगों ने उनसे संचार को लेकर बात की थी, कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है, मतलब कम्युनिकेशन करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे आप उसको और बेहतर बनाया जा सकते हैं। और इसको हमने मतलब ऐसे ऐसे मतलब बोल के ना करने के बजाय काफी एक्सपेरिमेंटल किया था। मतलब काफी अ, ऐसे मतलब हमने कुछ छोटे मोटे कुछ सीन तैयार किए थे, और फिर उन्हीं अनुभवों से जाकर के हमने उनसे बात की थी। ये रंगकारवा का एक वो भी रहा है कि मतलब जो
सॉल्यूशंस होते हैं, जो समाधान होते हैं, उपाय होते हैं, वो कम्युनिटी के अंदर ही होते हैं। हम लोग उसको खुद से साथ में मिलके करते हैं, ना कि कोई आपको बताता है और फिर आप उसे सुन लेते हैं, देन यू विल अप्लाई, ऐसा कुछ नहीं। तो हम लोगों ने ऐसे ही किया था, हमने छोटे छोटे एक्ट किए थे, और छोटे छोटे एक्ट के थ्रू हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी कि यहाँ पर क्या सुधार हो सकता है। लाइक हमने एक छोटा सा किया था कि एक दीदी है, एक भाई है, तो वो दीदी से कुछ मांगने आ रहा है, दीदी को चिल्ला के बोलती है कि ठीक है, मैं ये नहीं, मैं तुझको ये नहीं दूंगी, वो नहीं दूंगी, तो गुस्सा होकर चले जाता है। और इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन ये था कि क्या करना चाहिए। तो वो लोगों वहीं से निकल के आया था, जो वहां पर औरतें मौजूद थी, महिलाएं थी, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो जो लड़की है, जो दीदी है, उसकी टोन थोड़ी सी हम चेंज कर सकते हैं, कि उसकी जो बात करने की, जो मना करने की जो जो तरीका था, उसको सुधार कर सकते हैं। तो इस सुधार से देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो फिर दो लोगों को रिप्लेस किया गया, दीदी और भाई को, वो लोग आकर के यहाँ पर को एक्ट करते हैं, वो सब करते हैं। तो जो ऑडियंस का इन्वॉल्वमेंट था, उससे उससे उन लोगों को समझ आ रहा था कि मतलब हाँ, मतलब कम्युनिकेशन को किस तरीके से और समझा सकता है, कैसे बेटर किया जा सकता है। तो कुल मिला के हमने इन सब अनुभवों से ही जाना कि मतलब कैसे कम्युनिकेशन में सुधार किया जा सकता है और कैसे इसे बेहतर बनाया जा सकता है। हाँ, जैसा पंकज ने बताया कि महिला ग्राम प्रधानों के साथ जो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं चंपावत के अंदर, इसके साथ साथ हम लोग रंगकारवा के अंदर से चंपावत के जो अलग अलग जगह हैं, जैसे नशा मुक्ति केंद्र है, या वित्तीय साक्षरता यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी है, और ये जो समाज के छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, इनको छोटा तो नहीं कहा जाना चाहिए, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, तो इनकी छोटी छोटी जो नब्ज है कि कहाँ पर को ये एक तरीके से बहुत भयावह रूप ले लेते हैं, तो उन छोटे छोटे पार्ट पर, उन छोटे छोटे भागों पर हम लोगों ने बहुत नाटक किए, और उन नाटकों को अलग अलग विद्यालयों में, अलग अलग कॉलेजेस में, चंपावत के नर्सिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, बीएड कॉलेज, तो उनके बीच लेके गए और वहां हमने उनकी प्रस्तुति की। तो हम जब जब हम लोग किसी थिएटर का इस्तेमाल करते हैं, तो हम ज्यादातर इमेज थिएटर और फोरम थिएटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इमेज थिएटर यानी कि हम लोग एक इमेज के रूप में हम लोग वहां रहते हैं, एक पिक्चर बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। उससे ज्यादा जो हम लोग काम करते हैं वो फोरम थिएटर के इस्तेमाल को हम लोग उपयोग करते हैं। फोरम थिएटर में हम लोग, जैसे पंकज ने अभी बताया कि क्या किया जा सकता था, आवाज की क्या जो तीव्रता है उसको कम किया जा सकता था, तो हम लोग उसको करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि नशा मुक्ति केंद्र है, तो हम लोगों ने एक प्ले स्टार्ट किया और बीच में हम लोगों ने उसको रोक दिया, उसको उसके अंजाम तक नहीं जाने दिया। हमने बोला कि अब आप लोग आइए, हमारे जो दर्शक थे उनके बीच हमने उनको बुलाया। वो उन लोगों ने हमारे टीम के जो किरदार थे उनको हटाकर उनकी जगह ली, और उस सिचुएशन को खुद से हैंडल करना, यानी कि खुद से सोचना कि अगर मैं वहां होता या अगर मैं वहां होती तो मैं उसको कैसे हैंडल करती, मैं उसको कैसे समझती। तो उनको पूरा मौका देना हमारे दर्शकों को। तो जैसा कि मैंने पहले से बताया था कि थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड वही एक तरीका है हमारा, कि हम लोग नाटकों के द्वारा समाज के जो मुद्दे हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने लगभग मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन पर, इस पर बहुत से सेशंस हमारे नगर के जो चंपावत है हमारा, तो इस चंपावत के हम लोगों ने जीआईसी, जीजीआईसी जो सरकारी स्कूल हैं उनके साथ साथ हम लोगों ने प्राइवेट स्कूलों में भी जाकर इन पर सेशन किए हैं, अवेयरनेस कैंप किए हैं, ताकि एक तरह की एक समझ, एक जो हिचक होती है ना हमारी मेंस्ट्रुअल हेल्थ और हाइजीन पर बात करने की, माहवारी पर बात करने की, पीरियड्स पर बात करने की, उस हिचक को हम लोग दूर कर पाए। जैसे पीरियड्स, पैड, माहवारी, इस तरीके के जो शब्द हैं, ये शब्द हमारे हमारे लिए सहज हों, हम लोग इन पे इनसे कंफर्टेबल हों, क्योंकि एक सामान्य सी हमारी नेचुरल हमारी प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इस पे इन शब्दों को सहज करवाने के लिए हम लोग उन सेशनों में शामिल होते हैं और उन सेशनों के लिए वो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग हमारे जो प्राइमरी विद्यालय हैं उन पर जाकर, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, रंग कारवां का एक हमने एक बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पर को मिलकर बनाया है अपने नन्हे साथियों के द्वारा सेंटर के। तो ऐसे ही कुछ हम लोगों ने विद्यालयों पर जाके उनकी दीवारों पर भी हम लोगों ने उनके उनकी उनकी दुनिया से हम लोगों ने वो रंग लिए हैं। जैसे आप लोग पीछे जो चिड़िया देख पा रहे हैं, ये चिड़िया जो आप देख रहे हैं, ये किसी एक हमारे नन्हे साथी की कल्पना में थी। तो उस कल्पना, उसका ये कल्पना संसार था, उसके कल्पना संसार से हमने उसकी चिड़िया ली और उसने वो चिड़िया यहाँ बनाई। किसी के कल्पना संसार में ये तितली थी, किसी के में ये फूल था। तो इस तरीके से हमने अलग अलग विद्यालयों में उनकी दीवारों पर इस तरह से हम लोगों ने रंग करने की कोशिश की कि उनकी दुनिया बन पाए इस तरह से। मुझे आगे बढ़ना चाहिए।
इसके बाद हाँ हाँ पंकज। कम्युनिटी वर्क में शायद कुछ और बचा है शायद ना। हाँ हाँ, अगर तुम्हें कुछ और चीजें हैं तो उसको तुम साझा कर सकते हो। नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ ऐसे ही, कुछ है तो इस पे। तो फिलहाल तो मैं जितना हम लोगों ने काम किया है उसके आधार पर कुछ चीजें तो मैंने शामिल कर पाया हूँ। कुछ और है क्या, कुछ किसी साथी के मन में? ठीक है। पंकज कुछ है क्या और? नहीं नहीं, अब हम आगे बढ़ना चाहिए शायद। ठीक है। आ, तो अब हम लोग अपने एक पेड़ की तरफ जाते हैं। ये रंगकारवा का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है। तो इस पेड़ की जो यात्रा रही है वो थोड़ी सी बहुत ही मजेदार रही। मतलब रंगकारवा का जन्म भी इस यात्रा से ही आप मान सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर को देख पा रहे हैं, मैं साथी पंकज से गुजारिश करूंगा कि वो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे सकेंगे हमको, ताकि हम लोग समझ पाए कि रंगकारवा ने कहाँ कहाँ ट्रेनिंग के द्वारा काम किया है। जैसे हम लोगों ने अभी बात की कि हम लोग एक तो प्रांगण लर्निंग सेंटर, रंगशाला जो प्रोजेक्ट है, उसके बाद कम्युनिटी वर्क में जो अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि हम लोग किस तरह से समाज से वापस से जुड़ पाए, वो जोड़ने जुड़ने की जो प्रक्रिया है उस पर बात कर पाए। इसके साथ साथ हम लोग हमारे भारत के और दुनिया के अलग अलग कोनों तक कैसे पहुंचे। तो जैसे मैं इसकी शुरुआत यहाँ से करूंगा कि हाल ही में वंदना जो है सीज द फर्स्ट करके अफ्रीका में एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की फेलो रह चुकी हैं और हम उनके साथ धीरे धीरे कोलैबोरेशन करेंगे कि आगे हम लोग उनके साथ और काम कर पाए। तो यहाँ से वहां जाना और वहां जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना, तो वो चीजें भी उसके उनके मतलब मैं गुंजन एक बार आप अपना वो बंद करेंगे माइक। तो वही कि यहाँ इंडिया से बाहर जाना, भारत से बाहर जाकर भी यहाँ को रिप्रेजेंट करना और वहाँ के जो काम है उनके काम करने के तरीके हैं और हमारे जो काम करने के तरीके हैं उनको साझा करना और आपस में मिलकर एक बेहतर समाज की कल्पना करना। तो उसके लिए भी हम लोग ने वंदना अभी अफ्रीका पे जाके आई थी, फेलोज थी, सी इज द फर्स्ट जो वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं पंकज से कहूंगा कि पंकज अगर हम ये वर्कशॉप वाले जो हमारा ये ट्री है इसके बारे में हमारे साथियों को अगर बता पाए। हाँ, तो एक बार अगर आप स्लाइड को खोल लेना। हाँ, ठीक। तो एक हमारा एक चंपावत से बाहर भी हमारा अक्सर काम चलते रहता है। जैसे शुरुआत हमने जून 2019 में की थी, जब हमने संजी सिखिया नाम से एक जो फतेहगढ़ साहिब में हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था। और टीओ की वर्कशॉप थी 5 दिन लंबी। संजी सिखिया मीन्स एक पंजाबी शब्द है जिसका अर्थ है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग करेंगे हम लोग साथ में। तो पीवाईएलपी ने ये ऑर्गेनाइज किया था पंजाब यूथ लीडरशिप प्रोग्राम के अंदर। वो लोग, ये 2 साल लंबा एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है। तो इस पे हमने इमेज थिएटर के जरिए वॉयलेंस ऑपरेशन और इन सबको कैसे हमें प्रभावित करती है ये सब सीखना हमने शुरू किया था इमेज थिएटर के जरिए। और इसके अलावा हमने इमोशंस पे बात की थी कि कैसे उनको मैनेज किया जाए, कैसे इनर कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जाए, इन सब पे भी बात हुई थी। और इसके अलावा 5वें दिन सेक्सुअल हरासमेंट पे हमने एक फोरम थिएटर किया था, जहाँ पर कि वहाँ के यूथ ने साथ में मिलकर इसे ट्राई किया था। काफी सारी बातचीत हुई थी। तो ऐसा कुछ इस प्रोजेक्ट के अंदर हुआ है। इसके बाद हमारा जुलाई 2019 में फिर एक ड्रिफ्ट आता है, जो कि धर्मशाला में एक साल लंबा एक थिएटर एडवेंचर है, जो कि पॉकेट थिएटर कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था। तो 5 दिन लंबी टीओ की वर्कशॉप इस पे हमने ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें कि वहाँ के टीम मेंबर्स के लिए, जो लोग पहले से मतलब थिएटर के बेसिक्स से काफी ज्यादा जुड़े हुए थे, तो उनके साथ काम करने में काफी मजा आया था टीओ पे। इसके साथ ही फिर 5 दिन लंबी एक क्रिएटिव ड्रामा वर्कशॉप भी शुरू की थी वहाँ के बच्चों के साथ, जहाँ पर क्योंकि अपने शरीर को समझना और विजुअल सेंस की जो एबिलिटी है उसे थोड़ा सा पुश करना, और कैसे हम साउंड्स को सुन सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, इन सब के बारे में बातचीत हुई थी। इसी वर्कशॉप के चौथे दिन में बच्चों के साथ एक एक इमेजिनेशन से कहानी बनाने पे भी काम किया था, जिसपे मतलब अंत पे फिर एक ड्रामा भी तैयार किया गया था उन बच्चों के द्वारा।
इसके बाद फिर मस्ती की पाठशाला 2019 में एक राजस्थान का एक छोटा सा गांव है, अगर नाम से, अलवर में। तो काफी अंडर एक्सपोज है, अंडर प्रिविलेज्ड है। और यहाँ पर को अगर देखें तो काफी कास्ट सिस्टम काफी हैवी है, मतलब लोग यहाँ पर काफी कास्ट कास्ट को काफी ज्यादा महत्व देते हैं। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का भी काफी कमी है यहाँ पर। तो उस हिसाब से यहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनमें, मतलब जब हमने वर्कशॉप शुरू की थी वहां पर को, तो ये भी देखने को मिला था कि पेरेंट्स मतलब काफी कंजर्वेटिव थे अपने अपने बच्चों को थिएटर वर्कशॉप में भेजने के लिए, वो सब करने के लिए। तो इस हिसाब से जो बच्चे होते थे वो रेगुलर भी नहीं आ पाते थे, उनके पेरेंट्स उतने सपोर्टिव नहीं हो पाते थे। तो फिर भी हमने काम शुरू किया, हमने स्टोरीज बनाई। हमने खेल खेले, खेलों में उन्होंने अपने हिसाब से एक बदलाव करने शुरू किए बच्चों में। धीरे धीरे वो उनका इंटरेस्ट बिल्ड होने लगा। और हमने जब स्टोरी तैयार की, इसके ऊपर प्ले तैयार किया, तो उसके पोस्टर्स बनाए, जिससे कि पूरे गांव में लगा दिया गया, चिपका दिया गया। पर हम लोग देखते हैं कि शाम तक मतलब वो पोस्टर कुछ फटे हुए थे, कभी कुछ हुआ था, किसी पोस्टर को फेंक दिया गया था, ऐसे कुछ कुछ हो रहा था। और जिस दिन की प्ले होने वाला था, उसके दिन दो जो हमारे एक्टर थे वो भी एब्सेंट थे। और द रीजन वाज कि उनके जो पिताजी थे वो ड्रंक थे और उन्हें जाने नहीं दे रहे थे प्ले करने के लिए। तो ऐसे ऐसे मतलब काफी चुनौतियों का सामना करके भी अंत में हमने कुछ कुछ बदलाव करके मस्ती की पाठशाला का जो आखिरी जो ड्रामा था, जो प्ले था, उसे रैप अप किया। इसके अलावा एक एक नैनीताल में एक सीन गांव है। तो वहां पर को हैप्पी चिल्ड्रन लाइब्रेरी नाम से 2019 में बच्चों के लिए एक ड्रामे की पाठशाला शुरू की गई थी, जो कि एक 8 दिन लंबी एक क्रिएटिव ड्रामा वर्कशॉप थी। उस पे थिएटर और ऑपरेस की भी टेक्निक्स यूज हुई थी 30 बच्चों के साथ, जो कि काफी काफी शर्मीले थे, 7 से 17 साल के बच्चे। तो उनके साथ इस पे काम किया गया था। और आखिरी दिन जबकि वहां पर को जो बच्चे हैं, वो लोग काफी म्यूजिक में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे, काफी ज्यादा रुचि रखते थे। तो उनके साथ एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस आखिरी दिन की गई, जिसपे कि हम लोग मतलब कुछ अपने अपने हिसाब से जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसे ला सकते हैं, और वहां पर कुछ से कुछ धुन बना के, कुछ संगीत बना के आखिरी दिन पेश कर सकते हैं। ऐसा कुछ हुआ था। शिक्षांतर और स्वराज ये यूनिवर्सिटी चलूंगा, क्या आप इसे थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं? पंकज, स्वराज यूनिवर्सिटी और शिक्षांतर ना? हाँ हाँ। तो शिक्षांतर वही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिवोल्यूशन की जो लर्निंग की जो रिवोल्यूशन है उस पर काम करता है। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हम लोग जब शिक्षांतर में गए तो हमने 6 दिन का एक थिएटर ऑफ द ऑपरेस्ड की एक वर्कशॉप अटेंड की थी। तो उस वर्कशॉप को हम लोगों ने ट्रेनिंग दी थी। और ये जो इंटर्न्स थे और जो आर्टिस्ट थे वो उदयपुर से थे उसमें। तो यहाँ पर कुछ जो थिएटर ऑफ द ऑपरेस्ड की जो हम लोग जिस पर हम लोग काम करते हैं, जिसके हम लोग फैसिलिटेटर हैं, रंकारवा। तो क्योंकि ये वहाँ जाकर जो हमारे ट्रेनर हैं, हमारी जो फाउंडर है वंदना, तो उसने वहां जाके काम किया था। तो ये लड़के और लड़कियों दोनों के बीच के जो हमारे गैप है, जो जेंडर का जो गैप है ना, उसको थिएटर ऑफ द ओप्रेस्ड हमारा जो पेडागोजी है, इसके जरिए, इनके डिजाइंड सेशन के जरिए वहां पर को काम किया गया था। तो यहाँ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं वहाँ से जुड़े हुए। और इसके इसके अलावा पंकज, मुझे एक बार में इसमें एक मैं थोड़ा सा मुझे समय मिलेगा क्या? हाँ दूसरा। ठीक है। हाँ, तब तक हम आगे बढ़ सकते हैं, कुछ हाँ और हाँ। कर सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं, मैं इसका दूसरा पार्ट अगर तुम वो करना चाहो तो इसमें, एक मिनट। हाँ हाँ, मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो इंडिपेंडेंट वर्कशॉप्स हैं थिएटर ऑफ द ऑपरेस्ट की, तो ये है कि जैसे अभी पंकज ने जो बताया कि हमारे जो भारत है उसके अलग अलग कोने, और भारत से बाहर के कुछ जगहों पर हम लोग ट्रेनिंग का जो हमारा काम है कि हम लोग ट्रेनिंग देते हैं जिस पार्ट के अंदर, तो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। इसके साथ साथ हम लोग अलग अलग जगहों पर कहीं 3 दिन की ट्रेनिंग है, अभी बिहार पर ट्रेनिंग चल रही है ना। डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन की जो ट्रेनिंग्स हैं 2019 के दौरान नॉन वायलेंस और पीस के ऊपर जो ट्रेनिंग है
थ्रू थिएटर ऑफ द ओप्रेस्ड, इस पेडागोजी के साथ। तो वो हम लोगों ने वहां पर हम लोगों ने उनको दिया। और जो गांधी फेलोशिप है उसमें थिएटर ऑफ द ओप्रेस्ड के जो सेशंस हैं उनको भी हम लोगों ने वहां पर रखा है। तो इसमें आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए। हाँ, एक ये स्वराज जेल यूनिवर्सिटी वाला बचा था ना, इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ ओके ओके कि ओके। स्वराज जेल यूनिवर्सिटी में कुछ जो वहाँ के जेल के कुछ लोग थे उनके साथ हमने काम किया, जिससे कि मतलब जब हम वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ की जो महिलाएं थी वो काफी इंटरेस्टेड थी, लाइक म्यूजिक वगैरह में, म्यूजिक और सिंगिंग वगैरह में। तो उनके साथ हमने शुरुआत के 2 दिन मिलके मतलब कुछ म्यूजिक व्यूजिक पे काम किया, हमने थोड़ा सा गाने आने बनाए साथ में, खूब झूमे नाचे इस सब वगैरह। उसके बाद एक महिला थी जो कि काफी रिलीजियस थी, तो उस पे हमने उनके साथ मिलके हम लोगों ने एक माइथोलॉजिकल एक प्ले क्रिएट करने की कोशिश की। उसके जो प्ले क्रिएट तो हो गया, लेकिन उसके साथ थोड़े जो चुनौतियां आई, जो चैलेंजेस थे, वो ये थे कि मतलब वहाँ की महिलाएं काफी रेगुलर नहीं हो पाती थी। तो इसकी वजह से हम मतलब काफी स्लो प्रोग्रेस कर रहे थे समय समय के साथ। तो आखिरी में प्ले हो तो नहीं पाया, लेकिन मतलब साथ में मिलके जो हमने वहां पर काम किया, जो महिलाओं ने इतनी सारी मदद की, और जो प्ले करने के लिए जो नए नए क्रिएटिव आइडियाज उन्होंने दिए, जो सिंगिंग और म्यूजिक वाला हिस्सा था वो काफी अमेजिंग रहा। वो 7 दिन की वर्कशॉप में 2 दिन म्यूजिकल वो सब करना और 5 दिन में कम से कम आपका इतना सारा इन्वॉल्वमेंट जो वहाँ की महिलाओं का था, वो काफी इंटरेस्टिंग था। ठीक है। तो इससे मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की कि हम लोग देश के अलग अलग हिस्से पर जाकर चीज़ों को यहाँ पर हम लोग उनकी साथ ट्रेनिंग और उनके साथ सिखाने की जो प्रक्रिया है उस पर शामिल हो रहे हैं। तो उसके साथ जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, तो पिटारा, हैजालो, हैजालो के बारे में, हैजालो क्योंकि चंपावत में चंपावत में एक हमारे ही साथ का एक एनजीओ है जो कि युवाओं के साथ काम करता है। तो वो और हम लोग मिलकर भी तमाम तरह की यहाँ पर कम्युनिटी के साथ गेट टुगेदर करते रहते हैं। और वो तो हमारे साथ ही हम लोग ये कह सकते हैं कि दो अलग अलग जगह काम करने वाले लोग, दो अलग अलग युवाओं और बच्चों के साथ, पूरे समाज के साथ काम करने वाले लोग एक जगह पर आकर मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो हैजालो के साथ है। और गूंज संस्था है, और पंजाब यूथ लीडर प्रोग्राम है, नव गुरुकुल, शिक्षांतर, फ्री बर्ड्स, और इस तरह के आगाज थिएटर, पिटारा। तो ये हमारे साथ और हम इनके साथ मिलकर सीखने सिखाने की और हमारे समाज में कुछ ना कुछ योगदान देने की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाए हुए हैं। तो मैं हमारे टीम के जो साथी हैं उनसे मैं चाहूंगा कि वो एक एक करके अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी, अपना अनुभव है जो वो साझा करें, ताकि हमारे यानी कि आप लोगों को भी ये जानकारी हो पाए कि हमारी टीम के मेंबर जो अपनी यात्रा है, अपने अनुभवों की जो यात्रा है उसको किस तरह देख पाते हैं। तो साथियों, हेलो सभी को। मेरा नाम लता है और मैं रंकारवा में अब मेरे को 1 साल हो जाएगा यहाँ काम करते हुए। जब से यहाँ काम कर रही हूँ तो मैंने बहुत सारी नई चीजें से मैंने बहुत सारी सभी नई चीजें थी मेरे लिए, क्योंकि एक बच्चों के साथ काम करना, बच्चों को एक कहानी के जरिए पढ़ाना, या मैंने बच्चों के साथ भी कुछ महीने काम किया है और बच्चों को पढ़ाया है। उसके बाद 1 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद मैंने ये रंगशाला जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसमें मैं सिलेक्ट हुई और अभी मैं गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों के साथ जो है उनको सिखाने का या नई नई चीजें सिखाने का जो काम है वो करती हूँ। और मैं भी खुद ही उसी के साथ साथ मैं भी बहुत सारी चीजें सीखती हूँ अपनी टीम के साथ, अपने क्या कहते हैं फेलो फैसिलिटेटर के साथ बहुत सारी नई नई चीजें सीखती हूँ। बहुत सारी एक दूसरे की बहुत सारी नई चीजें जानने को मिलती हैं। बहुत सारी बातों में हम बातचीत करते हैं, जैसे कि देश को लेके या बहुत सारी चीजों को लेके। ठीक है, अब पारस बताएगा। हेलो सबको, मेरा नाम पारस है और मैं रंगकारवा से रंगशाला प्रोजेक्ट के दौरान ही जुड़ा हूँ। तो रंगशाला में ट्रेनिंग के दौरान जब मैं
5-7 दिन ट्रेनिंग को हो चुके थे। उसके बाद मैं रंगशाला प्रोजेक्ट से जुड़ा और फिर हम सब 10-12 साथी थे, हम सब ने हमने एक साथ ट्रेनिंग ली और उसके बाद हम कुछ 4-5 साथी जो इस प्रोजेक्ट में आगे आए, उनमें से एक मैं भी था, लोकेश दा, निर्मला दी और लता दी के साथ। तो मेरा उससे पहले ये एक्सपीरियंस था कि मैं एक अभी कॉलेज मेरा चल रहा है और मैं डिस्टेंस से अपना कॉलेज करता हूँ और साथ ही साथ मैं रंकारवा से भी जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ मैं काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिल रही हैं। ट्रेनिंग के दौरान भी मैंने बहुत कुछ सीखा। ट्रेनिंग के दौरान हमने काफ़ी सारे ऐसे सामाजिक मुद्दों पे बात की जिनको लेके मुझे लगता था कि कभी बात होनी चाहिए, पर कभी हुई नहीं, क्योंकि ना ऐसा एटमॉस्फेयर बन पाया, ना मेरे घर में ना मेरे दोस्तों के बीच। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ कर पाए और उन सब मुद्दों पे बात हुई तो काफ़ी नई चीज़ें जानने को आई। जब 10 लोगों ने आके अपने 10 दिमागों से 10 चीज़ें रखी तो नई नई चीज़ें जानने को मिली। और साथ ही रंगशाला से जुड़ने से पहले मैं ऐसे कुछ खास किया नहीं करता था। मैं अपना नॉर्मल लाइफ जीता था, पर अब मैं यहाँ आता हूँ और दिन भर अगर कुछ नहीं भी होता है तो हम कभी बुक रीडिंग कर लेते हैं, कभी हमारे ग्रुप डिस्कशन हो जाते हैं, हम बैठ के हंसी मजाक करते हैं। तो एक काइंड ऑफ पारिवारिक या एक फ्रेंडशिप, पारिवारिक तो नहीं, एक दोस्ती का माहौल कहेंगे, दोस्ती का संबंध है जो इन सब के साथ मेरा धीरे धीरे बन रहा है। और मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें जान रहा हूँ जो जिनको लेके मुझे लगता था कि स्कूल टाइम में हमें नहीं सिखाया गया। जैसे अभी मैं आपके सामने आके बात कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी अगर शायद आप मुझसे 3 साल पहले मिलते तो मैं इतना कॉन्फिडेंट इनफ नहीं था कि मैं लोगों के सामने जाके अपनी बात रख पाऊँ या मैं लोगों से ऐसे इंटरेक्ट कर पाऊँ। मैं अकेले रहने वाला, ज़्यादातर अकेले रहने वाला था या अपने कुछ क्लोज लोगों के साथ ही रहता था, लेकिन यहाँ आके मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, अपने कॉन्फिडेंस पे और लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, टीम वर्क किस तरीके से किया जाता है और सबके साथ मिलके कैसे नई नई चीज़ें सीखी जाती हैं, तो ये सब जानने को मिला। तो ये मेरे कुछ एक्सपीरियंस। और बच्चों के साथ, और रंगशाला में खासकर हम बच्चों के साथ काम करते हैं तो बच्चे बहुत ही बच्चे कोरे कागज होते हैं, हम लोग का ये मानना होता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता। बच्चे खुद में अपने यहाँ एक समंदर है, तो हम उनमें से थोड़ा थोड़ा चीजें एक ग्लास या एक जग के जरिए निकालते हैं। तो वैसे ही मैं भी बच्चों से सीखता हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, बच्चों से काफी सारी चीजें जानने को मिलती हैं। और बच्चों को बच्चे किस तरीके से डेवलप होते हैं, किस तरीके से हमारी सोच डेवलप होती है। हम सोशल इमोशनल लर्निंग पे बात तो करते हैं, लेकिन किस तरीके से वो चीज़ें होती हैं उनको लेके हमें बच्चों से जानने को मिलता है। और इसी के साथ साथ जैसे हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं धीरे धीरे, तो हमें उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर भी दिखाई दे रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे हम नए नए सेशंस पे बात कर रहे हैं, नई नई चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे चेंजेस भी दिख रहे हैं। कई स्कूलों में बच्चे खुद से नाटक बना रहे हैं, अब खुद से जेंडर के बारे में या उनको थोड़ा सा नॉलेज है तो वो हमसे पूछ रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें अभी देखने को मिली हैं स्कूल में जाने के बाद। और बहुत सारे बच्चों के बारे में भी जानने को मौका मिला कि बच्चे कैसे मतलब कैसे उनसे चीजें निकलवाई जा सकती हैं, या उनसे हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो उनसे कैसे हम वो क्वेश्चन पूछें कि इजी तरीके से कि वो हमें बताएं। तो और ये सब तो हमारे उसके कुछ अच्छे पॉइंट थे या प्लस पॉइंट थे हमारी जर्नी के, और काफी चुनौतियां भी रही हैं इस बीच। ऐसा नहीं रहा कि हम सिर्फ अच्छा 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 ही कोई गए हैं। उतार के साथ साथ हमारे इस सफर में चढ़ाव भी रहे हैं, मतलब सॉरी, चढ़ाव के साथ साथ कुछ उतार भी रहे हैं। और उनमें ये था कि हमें कई जगह, कई बार ऐसा था, कई स्कूल बहुत ही रिमोट लोकेशन में होते हैं जहाँ पहुंच पाना हमारे लिए मुश्किल होता है। वहाँ अच्छे प्रॉपर रास्ते नहीं हैं, ना सड़कें हैं, ज्यादा कोई वहाँ सस्ता तो छोड़िए, वहाँ ज्यादातर टीचर भी जाना पसंद नहीं करते। तो ऐसी स्कूलों पे हमें जाना पड़ता था। हमें काफी काफी बार हमारे पास साधन नहीं होते थे, ना ही गाड़ी, ना किसी तरीके का, और मौसम के कारण और पब्लिक व्हीकल भी नहीं चलते थे, तो हमें अपने प्रोग्राम्स को कैंसिल करना पड़ता था। और काफी बार हमारे साथ ये भी हुआ है कि हम अपने जो स्कूल से आने के बाद हम अपना डॉक्यूमेंटेशन करते हैं या जो भी चीजें हम वहां से सीख के लाते हैं, जो भी हमने बच्चों में ऑब्जर्व किया, वो जब हम लिखने बैठते थे तो हमें काफी लैपटॉप और उसकी भी एक अभाव महसूस होता था, क्योंकि हम फोनों में अपना काम करते थे, जो उतना अच्छे से हम अपने सूटेबल तरीके से अपने काम को नहीं कर पा रहे थे। तो ये कुछ चीजें थी जो हमें अपने सफर के दौरान चुनौतियां रही हमारे सामने। और भी काफी चुनौतियां थी, उनके बारे में आपको लता दी बताएंगी।
हाँ, जैसे कि हमें बहुत सारे बारिश ने बताया कि बारिश की वजह से हमें कभी कभी सेशंस भी लेट करने पड़ते थे कि अब जैसे हमने सोचा है कि सब इस महीने हम 2 सेशन खत्म कर देंगे, तो एक महीने में हमारे किसी किसी टाइम में एक ही सेशन हुए हैं स्कूलों में, कि एक एक सेशन सारे स्कूलों में, फिर सीधे अगले महीने। तो इस वजह से भी हमारा बहुत सेशन लेट हुए हैं। अभी हमारा 5वां सेशन चल रहा है, नहीं तो अभी तक हमारे कुछ कुछ सेशन हो ही जाते लगभग। और इसी के साथ साथ जैसे कभी बच्चों जब हम जाते हैं तो हमें गाड़ियों का पता नहीं रहता कि कब कौन सी गाड़ी जाने वाली, और आने जाने के लिए चीजें उतनी सुविधा वाली नहीं है जी, कि जैसे हम 12 बजे आए तो 12 बजे गाड़ी आ जाए, तो ये नहीं है। थोड़ा ये भी प्रॉब्लम हो रही थी हमें आने जाने में। तो ये कुछ चुनौतियां थी, इन चुनौतियों के कारण ही हमारा प्रोजेक्ट कुछ अपने समय से पीछे चल रहा था। और तो अब क्या बोलते हैं, ये चुनौतियां हम धीरे धीरे, हमने कुछ रास्ते निकाले हैं, इनको लेके हम सोचते हैं और उम्मीद करते हैं, और मदद के लिए भी हमने लोगों से कहा है। तो ऐसे ही हम पूछते रहते हैं कि अगर आपके पास कुछ ऐसी चीजें जो आप यूज नहीं कर रहे हैं तो आप हमें प्रोवाइड कर दीजिए, हमारी मदद हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपसे भी आग्रह है कि अगर आप भी किसी तरीके से हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी मैं अपनी शब्दों को विराम दूंगा और निर्मला दी को बुलाना चाहूंगा कि वो भी अपने एक्सपीरियंस साझा करें, क्योंकि वो भी काफी समय से रही हैं, और साथ ही साथ लोकेश दा को भी बुलाऊंगा क्योंकि वो भी काफी समय से रंगकारवा से जुड़े हुए हैं। थैंक यू। थैंक यू। बोलो। हेलो सभी को, मेरा नाम निर्मला है और मैं यहीं चंपावत में रहती हूँ। मैं पिछले 1.5 साल से रंगकारवा से जुड़ी हुई हूँ। और रंगकारवा में मैं पहली बार रंगकारवा में आने से पहले मैं वंदना से मिली थी। और वंदना ने मुझे रंगकारवा के बारे में बताया था कि हमारे यहाँ पे एक रंगकारवा है करके। तो मैं घर ही पे रहती थी और घर ही के कामों में उलझी रहती थी और कुछ भी समझ में नहीं आता था क्या करूं। तो उन्होंने मुझे रंगकारवा के बारे में बताया और मुझसे यहाँ पे आने के लिए बोला। तो मैं यहाँ पे आई, मैंने देखा यहाँ पे बच्चों के साथ वो लोग ड्राइंग बनाते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं और एक दूसरे को अपनी बातें बताते भी हैं। तो ये सब देख करके मुझे लगा कि शायद मुझे भी यहाँ पे आना चाहिए, बच्चों के साथ काम करना चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे बच्चों के बीच में आई, मैंने भी बच्चों के साथ काम किया, कहानियाँ सुनी, किताबें पढ़ी। तो इससे मुझ में भी काफ़ी काफ़ी कुछ बदलाव आए, जिसके कारण जिसके कारण मैं लोगों के बीच में अब बोल पाती हूँ। और पहले मुझे लोगों से बोलने में भी हिचकिचाहट होती थी, मैं बोल नहीं पाती थी लोगों के बीच में। और उसके बाद हमारी रंगशाला की ट्रेनिंग हुई, तो 1 महीने ट्रेनिंग में भी रही मैं। उसके बाद अब हम लोग स्कूलों में जाके बच्चों के साथ काम करते हैं। तो लोकेश साहब। तो मैंने अपना काम, मेरा नाम लोकेश जोशी है और मैंने अपना काम यहाँ रंगकारवा में पिछले अक्टूबर 2022 से स्टार्ट किया है। तो इससे पहले मेरे पास ये छोटे बच्चों के साथ काम करने का कोई अनुभव नहीं था। मेरे को केवल माध्यमिक शिक्षा का अनुभव था, क्योंकि मैंने बीएड किया हुआ है। तो उसकी ट्रेनिंग के दौरान जितना मैंने सीखा था वो केवल हायर लेवल के बच्चों के लिए सीखा था, जो 6 से 12 तक की शिक्षा होती है उसके लिए मैं ट्रेंड था। लेकिन इतने छोटे बच्चों के साथ काम करने का ये मेरे लिए नया अनुभव रहा। और इससे पहले मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता रहता था, लेकिन वहां पे क्या होता था कि एक डिस्ट्रैक्शन आ जाते थे। जैसे कभी कभी क्या होता था, पेपर लीक होना या भ्रष्टाचार हो जाना उनमें, तो बार बार ऐसा होता था। तो इससे मतलब काफी तैयारियां मेरी प्रभावित हुई। तो फिर एक सकारात्मकता का जो होता है अभाव हो जाता है कई समय बाद। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया, तो मैंने सोचा कि कम से कम कुछ घंटे मैं इसको डिवोट कर देता हूँ अपने काम से। तो इससे मतलब मेरे को कुछ नए विचार जानने का मौका मिलेगा, बच्चों के साथ मेरी समझ भी बढ़ेगी। तो मैं इस कारण यहाँ आया और एक सकारात्मक एनवायरनमेंट मैंने अपने लिए यहाँ पर पाया। और मेरे को यहाँ पे सीखने में काफी मदद मिली, नई प्रकार की पेडागोगी या शिक्षण की विधियां यहाँ आकर मैंने सीखी। और अपनी लाइफ स्किल्स और पर्सनल डेवलपमेंट, इन सब चीजों पर भी काम करने का मौका मुझे यहाँ आके मिला। और इन सब के बीच में काफी चुनौतियां भी मैंने फेस की। जैसे कभी कभी बच्चों का मतलब इंटरेस्ट कम हो जाना, या छुट्टियां पड़ गई तो वो घर चले गए, तो इस प्रकार के मतलब और जैसे पेरेंट्स का कम इंटरेस्ट होना यहाँ पे भेजने में, तो और ट्यूशन कल्चर का ज्यादा होना, इस प्रकार की मतलब कई प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण बच्चे भी कम आ रहे थे। तो उसके लिए भी हमने रीच करने का प्रयास किया अपनी कम्युनिटी में, और ये प्रयास किया कि उन तक अधिक से अधिक ये जानकारी पहुंचाई जाए
कि यहाँ पर एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर या लर्निंग सेंटर है जिसके द्वारा आप अपने बच्चों के विकास के लिए मतलब कुछ भागीदारी दे सकते हैं, जिससे उनका आगे जाके मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सके। तो इसी कारण मैं यहाँ पे जुड़े रहा लंबे समय तक, और मैंने अपने साथ साथ बच्चों के डेवलपमेंट के लिए भी कार्य किए। थैंक यू। तरुण भैया। अगर बाकी बचे हाँ, हुए लोग बाकी साथी भी हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ अगली स्लाइड में। हाँ, साथी आ सकते हैं एक एक करके। हेलो, मेरा नाम हिमानी है और मैं रंगकारवा से जून महीने से जुड़ी हुई हूँ। तो उस टाइम पे मैं बच्चों के साथ जुड़ी हुई हूँ। जैसे रंगकारवा में बच्चे आते हैं छोटे छोटे, तो उनको पढ़ाना, उनको ड्राइंग सिखाना या क्राफ्टिंग, इन सब में उनकी मदद की जाती है। और जैसे बच्चे आते हैं तो हम उनको एनर्जाइजर कराते हैं, नए प्रकार के गेम खिलाते हैं। और फिर कोई बच्चे आते हैं तो जैसे वो यहाँ पे अपनी मन की बात बता सकते हैं, हमें अपनी बातें बताते हैं। और फिर बच्चों को नए नए प्रकार की यहाँ चीजें सिखाना, उनको डांस सिखाना, ये सब किया जाता है बच्चों के साथ रंगकारवा में। ठीक है। और और जैसे मैं यहाँ जून से आई तो उस टाइम पे शुरू में आई थी तो मुझे उतना अच्छा मेरा मन नहीं लगा यहाँ। लेकिन फिर मैं यहाँ धीरे धीरे मैंने आना शुरू किया तो मुझे बच्चों के साथ काम करना और अच्छा लगा। बच्चों के साथ बैठना, उनके साथ समय बिताना, जिस तरह से मैं उनके साथ समय बिताती थी इतना मुझे पहले अच्छा नहीं लगता था, लेकिन यहाँ आके मुझे बच्चों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं आते रही, यहाँ बच्चे मेरी बात समझते थे और मैं बच्चों की बात समझने लगी। फिर इस वजह से मतलब बच्चों के साथ अच्छा रिश्ता बन गया था। फिर फिर बच्चों से बात करना, उनसे पूछना, उनके साथ गेम खेलना, नए प्रकार की चीजें करना, कुछ भी करना, ये सब बच्चों के साथ अभी तक का सफर मेरा बहुत अच्छा रहा। तो बाकी पूजा थी। नमस्ते, मेरा नाम पूजा है और मैं यहाँ रंगकारवा में 1 महीने से जुड़ी हुई हूँ। रंगकारवा में यहाँ की जर्नी मेरी उत्सुकता के कारण शुरू हुई थी, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पहले रंगकारवा के बारे में जानने आई थी कि एक एनजीओ में होता क्या है, क्या किया जाता है, यहाँ क्या क्या होता है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ चंपावत में भी ऐसी कोई एनजीओ होगी जहाँ ऐसे बच्चों के लिए इतना सोचा जाता है, इतना उनकी पढ़ाई की और उनकी लाइफ स्किल्स को बढ़ाने के लिए कुछ किया जाता है। तो जब मैं यहाँ आई, मैं वंदना जी से मिली थी और जब मैंने उनसे पूछा एनजीओ के बारे में, क्या उनकी आइडियोलॉजी थी इस एनजीओ को इस्टेब्लिश करने के पीछे, तो मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई थी उनसे, उनकी आइडियोलॉजी से। और मन में एक इच्छा थी कि हाँ, मैंने भी जुड़ के जो है अपना एक पार्ट यहाँ जो है प्ले करना है। और फिर मैं अभी लास्ट मंथ ही यहाँ ज्वाइन हुई हूँ और मैंने यहाँ की बहुत सी चीजें सीखी। जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा था कि शायद यहाँ से जैसे ट्यूशन क्लासेस होती हैं उस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता होगा, उस तरीके से पढ़ाया जाता होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद, 1 महीना काम करने के बाद मेरी जो एक ये मानसिकता थी वो बहुत पूरी तरीके से चेंज हो गई। मैंने देखा कि बच्चों की जो एक क्रिएटिव थिंकिंग होती है उस पर ज्यादा काम किया जाता है, उनको सिखाया जाता है। उनके अंदर सोचने की, खुद सीखने की, खुद अपनी सोच से कुछ नया आविष्कार करने की जो एक कला है वो सिखाई जाती है। यहाँ बच्चों को टीम वर्क जैसी कुछ चीजें सिखाई जाती हैं, कुछ स्किल सिखाई जाती हैं जो लाइफ में अभी नहीं बाद में भी उनके काम आए। और बहुत सी प्रॉब्लम्स मुझे खुद भी यहाँ पे फेस करनी पड़ी। जैसे शुरू शुरू में मैं बच्चों को मैनेज नहीं कर पा रही थी, बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे बाकी जो टीम मेंबर्स थे जो पहले से यहाँ ज्वाइन हुए हैं, उन्होंने बहुत ही कामली मुझे सिखाया। बिल्कुल भी जो है बिना किसी एक चिढ़ के, बिना किसी इरिटेशन के मुझे हर छोटी छोटी चीजों को सिखाया, बताया कि किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से बच्चों को हैंडल करना चाहिए।
और तो और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कैसे हो उस पर भी हमने यहाँ काम किया। और इस 1 महीने में मैंने ही अपने अंदर बहुत सारी स्किल्स जो है नई नई वो डेवलप करी, जैसे टीम वर्क की स्किल, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म, ये सारी चीजें जो है मैंने यहाँ 1 महीने में सीखी और उम्मीद करती हूँ कि आगे इसका पार्ट होके और भी नई नई चीजें सीखूं। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम गुंजलता है और मैं यहाँ पर जून से मतलब हाँ जून से जुड़ी हूँ। और जब यहाँ पर ट्रेनिंग हुई थी तो मैं 1 महीने की ट्रेनिंग पे भी गई थी। तो और 1 महीने की ट्रेनिंग मैं गई थी तो मुझे यहाँ पता नहीं था उतना। तो दी थी है यहाँ, तो दी के जरिए मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन की थी। तो ट्रेनिंग में मैंने 1 महीना वहाँ सीखा कि मतलब अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाना चाहिए, कि सामने वालों से कैसे बात करनी चाहिए और बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो फिर मैंने 1 महीने की ट्रेनिंग ज्वाइन करी। उसके बाद फिर मैं यहाँ रंगशाला में ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर मैंने लर्निंग सेंटर पे ज्वाइन किया। बच्चों के साथ पढ़ाना पढ़ाना स्टार्ट किया, कि स्टोरी पे स्टार्ट किया मैंने, कि स्टोरी पे बच्चों को कैसे समझाया जाता है, जैसे साइंस पे और बहुत सारी चीज़ों पे बच्चों के साथ मैंने वो किया। और बस बस इतने बोलूंगी और हो गया। तो आप लोगों ने हमारे साथियों के कुछ अनुभव सुने। तो हमारे प्रांगण लर्निंग सेंटर से हमारे साथ कौशल भी है। कौशल पिछले 1-1.5 साल से प्रांगण के साथ बना हुआ है। तो कौशल, क्या तुम कहना चाहोगे कुछ? हाँ, आना चाहोगे? आप कौशल, आप क्या क्या करते हैं लर्निंग सेंटर में? आपको यहाँ कैसा लगता है, तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। हाँ, मेरा नाम कौशल है और हम यहाँ आर्ट और अदर सब्जेक्ट स्कूल्स के उनको नए ढंग से दीदी लोग पढ़ाते हैं और सीखते हैं, ड्राइंग सीखते हैं, डांस सीखते हैं। और आपको कैसा लगता है आप जब लर्निंग सेंटर पे आते हैं तो? बहुत अच्छा लगता है। और क्या क्या होता है, आप और क्या क्या करते हैं? हम यहाँ डांस करते हैं। यहाँ हाँ, हर एक चीज का एक फिक्स डे है, जैसे संडे। अच्छा, तो मुझे बताओगे कि अभी तुम कुछ करने वाले, तुमने कुछ बनाया था अपने लिए, क्या किया था? मैंने बनाया था नाटक जैसा कुछ? वो आपने कहा था बनाना, मैंने बनाया था। अच्छा, वो बनाया था। तो क्या वो नाटक परफॉर्म करने वाले हो? अब आप कहना तो बना कर देंगे। और अगर मैं नहीं कहूँ तो फिर नहीं होगा। नहीं होगा? अच्छा, ठीक है। तो कौशल बहुत टाइम से हमसे कह रहा था कि वो बात करना चाहता है, लेकिन जैसे ही बात की बारी आई तो कौशल नहीं बात कर रहा है। तो हमारे और भी साथी हैं, जैसे संगीता, ज्योति। तो ये दोनों साथी अभी किसी कारण से कहीं गए हुए हैं। और हमारी एक साथी है मेघा। तो मेघा ने भी अपना अनुभव हमें भेजा है। तो थोड़ा सा वक्त की कमी के कारण हम इन तीनों के अनुभव नहीं पढ़ पाएंगे। अगली बार जब हम फिर से आप लोगों से मुखातिब होंगे तो हम लोग उनके अनुभव को पढ़ लेंगे आपके सामने। तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो वही कि जब हम लोग किसी ऐसे जगह पे काम करते हैं जो समाज से डायरेक्ट जुड़ा होता है, तो वो किसी एक ही संस्था की जिम्मेदारी नहीं होती है कि हम लोग उस चीजों के लिए संसाधन को उपलब्ध कराएं। वो हर किसी की जिम्मेदारी है, वो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है जो भी मुझे देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा काम है, ये काम अभी एक हद तक सीमित है। हमारे पास एक सीमित टीम है 8-9 लोगों की, और हम लोग उस टीम के साथ अलग अलग तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कुछ प्रोजेक्ट इसलिए भी रुक गए हैं क्योंकि हमारे पास उस टीम को, किसी एक नई टीम को रखने के लिए इनफ पैसा नहीं है, और हमारे पास इतनी सारी किताबें नहीं है कि हम एक मोहल्ला लाइब्रेरी की शुरुआत कर पाए, ताकि हम लोग अपने गांव में एक एक टीम के साथ, हमारे पास बहुत सारे आइडियाज हैं लेकिन उन पर काम करने के लिए हमारे पास वाकई में पैसे की कमी है। पैसा ही नहीं, संसाधन जिसे हम कहते हैं। जैसे हमारे पास किताबों की हमारे पास आवश्यकता है हमें बहुत सारी, जो कि हमारे कौशल जैसे साथी को, जिसे नाटक बनाने में बड़ी दिक्कत होती है,
तो वो चाहता है कि वो नाटक बनाए, तो उसके लिए हम लोगों को बहुत सारी किताबों की जरूरत है। और उस तरह का जो किताबें हैं, वो किताबें हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हमारे पास अभी एक हमारे पास लर्निंग सेंटर तो है, लेकिन उसमें मौजूद जो संसाधन है, वो संसाधनों की हमारे पास जरूरत है। हमें रंगशाला के जैसे आपने साथियों के अनुभव सुने कि हमें दूर दराज के गांव में जाना पड़ता है, तो कभी हम अपनी अपनी ही स्कूटी को अरेंज कर कर, तो बहुत एक सेशन करना तो एक हमारी जिम्मेदारी है ही है। उसके साथ जिसके लिए हम लोग वो सेशन सरल बनाते हैं, उन सेशन को सरल बनाने के लिए हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें अलग अलग दोस्तों से स्कूटियां लेनी पड़ती हैं, और वो स्कूटियों में भी हम बस तेल ही भरा पाते हैं, और उनको वापस ले जाना यहाँ से 15-25 किलोमीटर की दूर तक, और वहां जाकर सेशन करना, तो ये अपने आप में काफी मुश्किल काम है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि जिस भी तरह से मदद हो पाए, या तो आपके कांटेक्ट में कुछ ऐसे लोग हों जो मदद करते हैं, या आप लोग अगर उस तरीके से आगे आते हैं एक समाज के निर्माण के लिए, तो आप लोग हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। चैट पर हमने कुछ लिंक साझा की हैं, जिस पर क्या कहते हैं, आप गिव की लिंक है जिस पर आप हमें डोनेट कर सकते हैं। हम लोग, ऐसा नहीं है कि होता है ना कि संस्था होती है और उसको हम लोग सिर्फ पैसा ही देते हैं कि पैसे देने से ही संस्था में कुछ नया बदलाव आएगा, ऐसा नहीं है। आपके लैपटॉप्स जो आप लोग अभी यूज नहीं करते हैं, या आपके दोस्तों के किसी के भी लैपटॉप जो आप यूज नहीं करते हैं, तो वो लैपटॉप हमारे काम आएंगे, है ना। सेकेंड हैंड गाड़ियां हमारे काम आ सकती हैं अगले साल, क्योंकि हम लोग एक बड़े प्रोजेक्ट जिसमें हम लोग 100 स्कूलों का हमारा टारगेट है, तो उस तक पहुंचने के लिए हमें और सारे जैसे अभी आप जिन 4-5 लोगों से 8 लोगों से मुखातिब हुए, ऐसे ही हमें बहुत 24-25 लोग चाहिए। तो उन 25 लोगों के चाहने के लिए हमें उतना सारा पैसा उन पर हम लोग लगाएंगे, ताकि वो उस थोड़ी सी मदद से अपने को भी स्टेब्लिश कर पाए, और वो चीजें जो हम लोग कर रहे हैं उनको भी आगे ले जा पाए। और आपके पास जो भी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सेंटर में हमको जरूरत होती है, जिन चीजों की आप लोग जानते हैं कि किताबों की जरूरत होती है, रैक की जरूरत होती है, कारपेट की जरूरत होती है, तो ऐसी तमाम तरह की चीजें, हमें स्टडी टेबल की जरूरत होती है, हमें लैपटॉप्स, हमें स्कूटी की जरूरत होती है, हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत है। अगर आप वॉलेंटियर करना चाहते हैं तो वो भी हमारी आपका एक डोनेशन होगा हमको। तो वही है कि एक संस्था जो है वो समाज के उसी जो हम लोग बात कर रहे थे ना कि संवाद और एक मेल जो हम लोग करके चलते हैं, एक मिलनसारिता, उसी पर हम लोग चलते हैं। तो वही हमारा और हर किसी का एक फंडा है। तो यही है कि हम लोग आपसे यही चाहते हैं कि आप लोग जितना भी चाहें उतना हमें डोनेट कर सकते हैं। वो हम लोग वही है ना कि बी द लाइट, डोनेट, शेयर एंड गिव। तो आप लोग इसे शेयर कर सकते हैं अलग अलग जगह पर, और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे। तो यहाँ पर कोई एक नंबर दिया गया है, और हमारा जो ईमेल है वह है hi@rangkarma@gmail.com। तो आप इससे जुड़ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल, ट्विटर हैंडल, हमारे लिंक्डइन अकाउंट, हमारे फेसबुक, आप जिससे चाहें हमारी गतिविधियों को, और आपने जो चीजें डोनेट की हैं उनका क्या इस्तेमाल हो रहा है, वो किस तरह से हमारे समाज में हमारे नन्हे साथियों के लिए, हमारी समाज की महिलाओं के लिए, हमारे समाज के युवाओं के लिए उपयोग में लाई जा रहे हैं, उसको भी आप देख सकते हैं वहां से। ठीक। तो ये एक आपसे रिक्वेस्ट भी थी इसमें कि आप लोग इसका ध्यान रखें। और एक इसमें अंतिम बात ये कि अब आपके मन में जिस भी तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, या आपको जो भी हमें कमेंट करना है, प्रश्न करना है, कोई टिप्पणी करनी है, कोई अपने इस दौरान जितना भी आप लोगों ने सुना, ये तो हम आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने इतने धैर्य से इतनी देर तक हमारे साथ बने रहे। तो आप लोग के जो भी सवाल मन में है हमको संबंधित, और कोई भी आपको कुछ कहना है, तो हम लोग उसे सुनने के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है। थैंक यू। मुझे एक चीज करनी थी कि मतलब काफी कम समय था, मतलब कि हम लोग इतना इतना सब कुछ 1-1.5-2 घंटे में समेट पाए। मुझे तो मतलब काफी कुछ कहना था, बहुत कुछ कहने को रह गया है। लेकिन फिर भी मतलब काफी अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं हम। और कमेंट सेक्शन में भी मैं चेक कर रहा था, काफी अच्छे अच्छे मैसेजेस आए हैं। तो थैंक यू एवरीवन कि आप सब लोग मतलब इतनी देर यहाँ पर बैठे, हमारी बातें सुनी। और मैं तो अभी मैं मुझे कहो मुझे मुझसे अगर कहो तो मैं काफी देर तक मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ, बहुत कुछ भरा पड़ा है मेरे अंदर। लेकिन ये तरुणदा ने कहा कि जैसा कि मतलब आपको अगर कुछ सवाल अगर पूछना हो, हमसे कुछ बातचीत करें, तो आप ऐसे पूछ सकते हैं। मतलब हम लोग तो चाहते हैं कि ये बातचीत हमारे बीच बने, आप कुछ प्रश्न पूछें उसके जवाब दें।
कि कुछ अगर रह गया हो तो आपकी तरफ से वो अगर आप आए तो ये मंच आपके लिए खुला हुआ है कि आप एक बार मतलब हमसे से बातचीत कर सकें। हमारी पूरी टीम यहाँ पर है, सब लोग सुन रहे हैं। तो काफी अच्छा लगेगा अगर आप कुछ अगर ऐसे पूछना चाहते हैं या फिर कुछ बात रखना चाहते हैं अपने सामने तो। ठीक है। अगर आप में से कोई बताना चाहे तो ऐसे पूछना चाहे तो कुछ बता सकता है, कमेंट सेक्शन में भी कुछ कह सकता है, या फिर आप अगर सामने आना चाहे तो। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई नहीं बोल रहा, मैं बोल दूं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं तो बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हूँ, पूरा ग्रोथ देख के, इतना एनर्जी देख के सब में। और अगले साल आप लोग इतने बड़े लेवल पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट टू द टीम। आई एम श्योर कि आप लोग सब मिलके बहुत बहुत अच्छे से करेंगे हर चीज। एंड जैसे मैंने चैट पे भी लिखा कि उत्तराखंड के यूथ के लिए ही नहीं, आप पूरे इंडिया के यूथ के लिए आप लोग इंस्पिरेशन है, इतने डेडिकेशन के साथ आप लोग काम करते हैं। एंड जैसा रंग कारवा का शायद मिशन है कि लोकल लीडर्स को ऐसे कल्टीवेट करना वहीं से, क्योंकि आप ही लोग बेस्ट है अपने सोल्यूशन ढूंढने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा आपका प्रेजेंटेशन देख के, एंड विश यू ऑल द बेस्ट आगे के लिए। थैंक यू। शुभ्रो। थैंक यू शुभ्रो। काफी अच्छा लगा इस के मतलब ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए हमें। और कोई अगर ऐसे कुछ बताना चाहे या फिर कुछ ऐसे सवाल हो उनके तो वो भी आ सकते हैं, वो भी पूछ सकते हैं। मुझे कुछ बोलना है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सॉरी, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा खराब है तो मेरी आवाज बीच में टूट सकती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे प्राउड मम्मी जैसा फील हो रहा है मुझे। आप जो भी लोग देख रहे हैं उनको बस ये बता दूं कि ये प्रेजेंटेशन पूरी तरीके से टीम ने खुद डिजाइन की, खुद तैयार की, खुद आपस में काम बांटा और सब कुछ इन्होंने खुद से ही किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता नहीं है कि आप लोग को ये रियलाइजेशन है कि आपने क्या किया है। और इन जनरल आप जो कर रहे हैं स्कूल में या फिर लर्निंग सेंटर पे या पूरे चंपावत में जॉब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें से कुछ भी छोटा नहीं है। तो बहुत मुझे लगता है सबसे पहले तो आप सबको अपनी पीठ थपथपानी चाहिए कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आज भी किया है उसको दिखाने में। तो सब अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू सबको जिसने भी ज्वाइन किया। बाकी और अगर कोई कुछ साझा करना चाहे या फिर कुछ बताना चाहे या फिर कोई प्रश्न और कुछ पूछना चाहे तो प्लीज, ये आपके लिए ये सब ये मंच खुला हुआ है। आप कोई भी आ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम लोग इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। काफी अच्छा रहा सबसे मिलके। आप सब लोगों ने इतनी देर तक हमारी बातें सुनी, एक दूसरे के पंकज अनुभव सुने। पंकज हाँ। अभी यहाँ है ना, अभी वो बोलना चाह रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, हाँ बोल सकते हैं। आपको आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, तब बोल सकते हैं आप। हेलो। हेलो। हाँ, तुम लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। मैं सभी लोगों को पहले वो गया था रंग कारवां के देखने के लिए, चंपावत में थे हम दोनों, हमारी वंदना की मम्मी और मैं दोनों थे। पूरी टीम को एक बार दोबारा देखने का मौका मिला। और तुम लोग पूरे जोश खरोश के जो जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। लता को देखा मैंने, निर्मला को देखा, पंकज, तरुण, इन सबों को देखा मैंने दोबारा। और अच्छा लगा, तुम लोग बहुत मेच्योर्ड होकर के बहुत अच्छे तरीके से अपनी अपनी अनुभव शेयर किए। तुम लोगों ने जो व्हाट एक्सपीरियंस यू हैव गॉट एंड शेयर्ड हियर, वेरी गुड।
God bless you. You will growth. Thank you very much. बहुत बहुत अच्छा लगा। एक बार दोबारा फिर मिलेंगे, वंदना की शादी में तुम लोग आओगे तो। हाँ ऐसा बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छा लगा तुम लोगों का। ठीक है हमें जी। भी बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू अंकल, आपने अपने विचार शेयर किए खुल के। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये सब सुन के। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूरी चलो, टीम यहाँ पर बैठी है, बड़ा अच्छा लग रहा ऑल। है। हाँ। और कोई अगर ऐसे कुछ बताना चाहे, कुछ सवाल पूछना चाहे, उनके कुछ प्रश्न हो तो वो आ बहुत सकते। बहुत से साथियों ने ना चैट के माध्यम से भी वो शुभकामनाएं भेजी हैं। उन लोगों का भी बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद। मैं देख रहा था अभी चैट बॉक्स पे कि बहुत से साथी चैट के माध्यम से हमें लिखित में उन्होंने बहुत बहुत बधाइयाँ दी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन साथियों का भी जिन्होंने चैट के माध्यम से अपनी भावनाओं को जाहिर किया है। तो ठीक है, अभी हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। हम शायद फिर से और सब साथ में मिलके ऐसे कभी और मिल सकते हैं। आज रंकारवा का बर्थडे है तो हम ऐसे मिले हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि हम जो काम अभी कर रहे हैं उसे और बेहतर ढंग से करें, और बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट करें, और सारी कड़ी मेहनत करें। और इसके लिए मतलब आपका सपोर्ट, आपका जो योगदान है, किसी भी तरह से आप डोनेशन के थ्रू, या फिर आप रंकारवा का जो रंकारवा के लिए जो डोनेशन वाला लिंक है उसे आप शेयर कर सकते हैं। आप किसी और के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं उन्हें। ऐसे आप हमारी मदद कर सकते हैं। बाकी हम लगे हैं यहाँ पर चंपावत में पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से अपना काम को और बेहतर करने के लिए। तो आप सभी से अलविदा कहने का समय आ गया है। तो पंकज, हम लोग 2-3 मिनट और यहाँ पर को हैं। तो जो साथी अगर क्योंकि ऑफिशियली हम लोग इसको समाप्त करते हैं अपना प्रेजेंटेशन। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने इतनी देर तक बहुत ही क्या कहते हैं, धैर्य के साथ आपने यहाँ पर को हमें सुना और हमारी अपनी ये शुभकामनाएं भेजी हमें। तो हम लोग 5 मिनट तक अनऑफिशियली यहाँ हैं। तो अब हम प्रेजेंटेशन को यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं अगर कोई भी हमसे कुछ भी बातचीत करना चाहते हैं। ठीक है। जी भुवनेश जी, आपकी आवाज आ रही है हमें। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? बधाई है, शुभकामनाएं। रंगारमा की मतलब बढ़ता है जिस तरह से अभी 3 सालों में काफी काफी अचीवमेंट किया आप लोगों ने, काम किया काफी बीच में, जैसा मैंने सुना है अभी तक कई बार वंदना जी ने इनवाइट किया बट देखने का मौका मिला नहीं, आ नहीं पाया हूं कभी। जल्दी आऊंगा होपफुली। ट्रेवलिंग में हाँ हूं थोड़ा सा तो नेटवर्क का इशू हो रहा है, इस वजह से जी जी ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहा। जी जी जी, आपका इंतजार रहेगा भुवनेश जी हमें। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल। जी। ठीक है, तो अब ये जो इसको हम लोग इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं एक बार, 1 मिनट। रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर। अच्छा, अभी नहीं। अभी कुछ सवाल और वो बचा दिया।